हॅलो एवरीवन, कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? तो बेटा माझं नाव आहे फरहान, मी आहे तुमचे केमिस्ट्री टीचर। और आज हम स्टार्ट करने वाले बेटा हमारा यथार्थ बैच है ना, यथार्थ बैच जो यथार्थ 2.0, जिसका आप बहुत बार बोल रहे थे सर जल्दी लेके आइए जल्दी लेके आइए। तो फाइनली ये बैच तो आ चुका है और स्पेशली 9th क्लास के 9वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए है। और स्पेसिफिकली अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है, ये बैच बिल्कुल आपके लिए है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा देने की भाई अपने को जरूरत नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? यहां पर कंप्लीट सिलेबस होने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक दो लेक्चर मिलेंगे और बाद में नहीं मिलेगा, तो कंप्लीट लेक्चर होगा। मतलब केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस, फिजिक्स का पूरा सिलेबस, बायो, मतलब सारे सब्जेक्ट का सब सिलेबस। सिर्फ दो सब्जेक्ट रह जाएंगे, कौन कौन से अपने? हिंदी मराठी, वो नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो अब आज आपको ये जो लेक्चर है बेसिकली ये केमिस्ट्री का रहने वाला है ना। जैसे आप जानते हैं मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले, इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो लेक्चर होने वाला है ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, जैसे अब आप देख रहे हो ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट है। दूसरा ये है कि यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे टॉपिक्स पूरे, यानी जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में सारे कवर किए जाएं, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। एट द सेम टाइम वो डिटेल में हो, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया बस आगे फिर समझ में नहीं आ रहा, डिटेल में समझेंगे। इसलिए आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका केमिस्ट्री एकदम बेस से स्ट्रांग हो जाए, यानी फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग हो जाए, और मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूं, गारंटी, आज के लेक्चर को अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो मुझे नहीं लगता कि 10th में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी बेसिक्स में। एडवांस तो ऑब्वियसली हम सीखेंगे, बट बेसिक में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता आपको आएगी। और उसके अलावा और एक चीज ये है, जैसे कि आप 10वीं में जाएंगे, 11वीं में जाएंगे, 12वीं में जाएंगे, तो वहां पर ये सब बेसिक आपको एडवांस में, एडवांस को सीखने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आगे चल के बहुत सारे बच्चे 10th में अभी पहुंच चुके हैं, 11वीं में है, 12वीं में है, और बेसिक चीजें जो आज हम यहाँ सीखेंगे वो उनको नहीं आती। तो अगर आपने सीख लिया तो आप उनको सिखा सकते हो। ठीक है, तो शुरू करें, चलिए। तो आज शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर। जो पहला लेक्चर है बेसिकली आपके बुक का वो चौथा चैप्टर होगा, केमिस्ट्री का पहला है ये, मेजरमेंट ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है और उसके बारे में हम पूरा डिटेल समझेंगे कि एटम क्या होता है, आयन क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मैं हमेशा जब भी 10वीं के बच्चे, 11वीं के बच्चों को हम बोलते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि ये बेसिक सारी चीजें सीख के आओ, और अगर नहीं आता है तो हम उनको ये सब चीजें बताते हैं। तो आज जो लेक्चर है बेसिकली वो कंप्लीट बेसिक है आपके लिए, तो ऑब्वियसली वो एडवांस ही होगा क्योंकि आपके लिए तो फर्स्ट टाइम है। बट अगर आप 11वीं में जाएंगे, 12वीं जाएंगे, उन बच्चों को भी इन लेक्चर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो हम सीखेंगे वो कई बार वो नहीं आता उनको। तो हम चाहते हैं कि आप पहले से ही एकदम प्रिपेयर होकर रखो, जिससे कि 10th में जाके एकदम मजा डालो। ठीक है, चलिए सर। तो मेरा नाम फरहान है, ये हमारा चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ मेटल, लेक्चर नंबर 1 है केमिस्ट्री का। और शुरू करते हैं आज का इस लेक्चर को। बेटा कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, हम टाइम वेस्ट करते नहीं, आपको पता है ना। चलिए, तो पहला टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें दो लॉ आएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर एटॉमिक साइज क्या होता है, मास क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। केमिकल सिंबल्स, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ऑब्वियसली कराने वाला हूं। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और बेसिकली डिफरेंस समझ में नहीं आता। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछूं कि H2O क्या है बेटा, क्या इसे मैं मॉलिक्यूल कहूं या इसे मैं कंपाउंड कहूं, तो बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं कर पाते कि ये मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है या क्या है। ठीक है, इसको हम सीखेंगे ये क्या है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक मैंने यहां पर ये लिखा, ठीक है, CO2, अब इसका मास कैसे निकालते हैं, तो ये सब चीजें भी हम सीखेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ मोल सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे वैलेंसी, ये सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं आया तो लाइफ मतलब खत्म है, क्योंकि यहां से ही सारे जो रिएक्शन है, रिएक्शन जैसे हम लोग हमेशा डरते हैं ना, केमिकल से, रिएक्शन से डरते हैं, सर मेरे को रिएक्शन ही नहीं आता, अगर रिएक्शन आ गया काम खत्म, मैं पूरा केमिस्ट्री में टॉप कर सकता हूं। तो रिएक्शन का जो बेस है, रिएक्शन को जो लर्न करना है, रिएक्शन किससे बनता है, केमिकल फॉर्मूले से बनता है, और केमिकल फॉर्मूला किससे समझ में आएगा, वैलेंसी से, और वैलेंसी मुझे आती नहीं, बात खत्म, उधर ही एंड ऑफ द डिस्कशन।
तर आपल्याला काय करायचं बेटा, बेसिक समजून घ्यायचं. ठीक आहे. त्यानंतर वेरिएबल वैलेंसी आहे, रेडिकल्स, केमिकल फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है, ये सब कुछ हम लोग आज सीखने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. पहला जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. 11वीं कक्षा में जाते ही ये आपको फिर से मिलेगा. मैं बार बार कह रहा हूं, जो कुछ 9th है वो अच्छा खासा डिफिकल्ट है और अच्छे खासे कॉन्सेप्ट है. अगर आपका 9th में केमिस्ट्री स्ट्रांग है, आपको केमिस्ट्री में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा. लिख के ले लो, लिख लो ये बात मेरी. अगर कभी ऐसा हुआ तो मुझे बताना, सर आपने ऐसा बोला था, मेरा पूरा स्ट्रांग है फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है. कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं खुद पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है. तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका सिर्फ बेसिक स्ट्रांग कर लो, एडवांस एकदम ऐसे हलवा है, हलवा. ठीक है, ऐसे बस खाना है अपने को. ओके, चलो तो शुरू करते हैं. अपना पहला जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ये जो दो लॉज हैं बेसिकली ये आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंडर में. ये 11वीं कक्षा में भी आपको फिर से मिलेंगे, इसलिए यहां सीख के रखना अपना. अच्छा है भाई. तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या होता है? कई बार ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहलाता है. कई बार आपको ये देखने के लिए मिलेगा यहां पर मास. ठीक है, अभी के लिए तो मैटर है, पर हम इसको मास के नाम से भी जानते हैं. तो 11वीं कक्षा में हो सकता है आपको यहां मास मिले. ठीक है, बस समझाने के लिए बता रहा हूं, चीजें याद रखते जाओ, है ना. अपने नोटबुक में लिख लो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नोटबुक में नोट कर लो. ठीक है, नोट करो. उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे. शुरू करते हैं फटाफट से. चलिए सर, सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, ये क्या कहता है पहले वो देख लेते हैं. इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ अ रिएक्टेंट्स. ठीक है, अब रिएक्टेंट्स क्या होता है, यहां पे एक सवाल बच्चों को आ जाएगा, मैं समझाऊंगा क्या होता है. ठीक है, क्या बोला है फिर से सुनते हैं. इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ अ रिएक्टेंट इज सेम एज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन एंड दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एक भारी भरकम इंग्लिश सेंटेंस था. ठीक है, ठीक है. और अपने को सर आपण तो मराठी मीडियम वाले हैं, सेमी वाले हैं, तर आपल्याला हे काय लिहिलेलं आहे काही समजतच नाही. टेंशन घ्यायचं नाही अजिबात बड़ा. एकदम अपन एकदम देसी भाषा में सीखने वाले, एकदम आसान वाली भाषा में, सिंपल भाषा में. कुछ भी कॉम्प्लेक्स करना नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट करना नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल सीखेंगे. केमिकल रिएक्शन पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, आ जाओ. ये कार्बन है, कार्बन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, ये तो तुम जानते होगे. नहीं जानते कोई बात नहीं, उससे भी नीचे जाएंगे हम, है ना. एकदम बेसिक से जाएंगे जी. कुछ भी अगर आप 1% को भी केमिस्ट्री नहीं आती, आज सीख के जाओगे. ठीक है, कार्बन, ये कार्बन क्या होता है ना. अपन हिंदी में बोलेंगे तो उसको, इंग्लिश में बोलेंगे तो कोल बोलते, कोयला, है ना. कोल, और हिंदी में मराठी में कोयला जो होता है ना, कोयला. कोयला जलाते ना, स्त्री वाला कोयला बिला जला, बारबेक्यू वगैरह करते हैं, कोयला, कोल. ठीक है, तो ये कोयला है, म्हणजे कोल है. ठीक है, अब ये जो कोयला है, ये कोल है, इसको अगर मैं जलाता हूं तो जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, इस कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा रहा हूं. ठीक है, जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन से क्या मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कुछ लाइट भी मिलती है. जब कोयला जलता है थोड़ी बहुत हल्की फुल्की लाइट भी मिलेगी भाई लोग. अब बात ये समझना है कि यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो दो पार्ट है इनको कहते हैं रिएक्टेंट्स. ठीक है, इनको रिएक्टेंट्स क्यों कहते हैं, है ना. रिएक्टेंट्स इसको क्यों कहते हैं? इसको रिएक्टेंट क्यों कहते हैं? इसको रिएक्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं. अगर कोई चीज आपस में, यानी फॉर एग्जांपल कोयला ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये दोनों रिएक्टेंट्स कहलाएंगे. मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इन दोनों को क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स. तो ये दोनों रिएक्टेंट्स हो जाएंगे. और जब दो चीजें ऐसे रिएक्ट करती हैं तो क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है. क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है. ओके, तो यहां पर हमारा लॉ क्या कहता है? लॉ समझते हैं. लॉ ये कहता है कि अगर इसका मास, लेट से हमने कोयला लिया हमने, लेट से 50 ग्राम. कितना लिया? 50 ग्राम्स. ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे. कोयला हमने कितना लिया बेटा? 50 ग्राम्स. कितना लिया? 50 ग्राम. और ऑक्सीजन कितना लिया? चलो ये भी ले लेते हैं कुछ 70 ग्राम, है ना, 70 ग्राम से लेते हैं. अब कोयला मैंने लिया है 50 ग्राम और ऑक्सीजन ले लिया है 70 ग्राम. अब इनका क्या हुआ? रिएक्शन. जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं तो करेंगे. अब ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें मास कितना है? 50 और 70 बराबर है. अब ये 50 और 70 को अपन मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो. 7 और 5 12 हो गया, यानी 120 हो जाता. बराबर है कि नहीं? तो यहां पर जो CO2 बनेगी वो कितनी बनेगी? 120 ग्राम बनेगी. यही ये लॉ कहता है कि जो रिएक्टेंट के मास होगा
जो भी कुछ रिएक्टेंट का मास होगा वही हमारा प्रोडक्ट का मास होगा। अब रिएक्टेंट में 50 ये 70 ये है, लेकिन यहां पे प्रोडक्ट एक ही बना है। लाइट बेटा प्रोडक्ट नहीं होगा, लाइट प्रोडक्ट नहीं कहलाता। लाइट वाली चीज को हम प्रोडक्ट नहीं कह सकते, है ना। जैसे कि यहां पर लाइट होगी, हीट होगी, उसको हम प्रोडक्ट नहीं कहते, है ना। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई गैस है ना, कुछ और नया प्रोडक्ट बना, उसको प्रोडक्ट कह सकते हैं। लाइट हीट ऐसा आएगा, उसको प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। पानी होगा तो वो प्रोडक्ट कहलाएगा। ओके, चलो अब यहां पे बात समझ में आ गई कि जो हमारे रिएक्टेंट्स है उसका जो मास है उसको टोटल कर लो, और फाइनली जो प्रोडक्ट बना है, अब यहां पे तो एक ही है, अगर दो होते तो फिर दोनों का जो मास है कितना होता। अब यहां पे 50-70 है, तो जो दोनों होते उनको मिला के भी हमारा कितना होता, 120 होना चाहिए। ये टोटल 120 है, तो यहां पे अगर कोई होता तो 120 होता। उसका एग्जाम्पल भी मैं ले लूंगा, पर अभी के लिए समझते हैं कि रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट का जो मास था यहां पर आप देखो ये 50 ये 70, अब जो प्रोडक्ट बना वो 120 हो गया। ऐसा ही होना चाहिए कि जो मास इनका है वही मास यहां है। ऐसा भी आप जैसे अपन मैथ्स में सीखते हैं ना कि बीच में इक्वेशन जैसा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेकिन किस में, मास में, मास। ओके, चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर यहां पे बात कुछ समझ में आई है तो अच्छी बात है, एक एग्जाम्पल समझते हैं, है ना। क्या दिख रहा है स्क्रीन पर, बहुत टेस्टी वाली पाव भाजी, भाई मुंह में एकदम पानी आ गया, है ना। ऐसा लग रहा है 2 पाव और मिल जाते तो मजा ही आ जाता। थोड़ा नींबू वींबू डाल के दिया है, एकदम चकाचक थाली भर के भाजी दी है, क्या बात है। तो अब यहां पर पाव भाजी तैयार है। अब मान लो, है ना, अभी मुंह में पानी आया है तो रुको जरा। मान लो मम्मी ने बोला कि पाव भाजी बनानी है। क्या बोला मम्मी ने, कि भाई पाव भाजी बनानी है। तो बड़ा बल्लू एक काम कर, क्या बोला मम्मी ने, अरे बल्लू एक काम कर, मुझे आज बनानी है पाव भाजी। तो तुमने बोला हाँ मम्मी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है पाव भाजी। तो मम्मी क्या बोली कि ठीक है तू मार्केट जा, तू मार्केट जा बेटा, और एक काम कर वहां से लेके आ थोड़ा सा आलू, क्या लेके आएगा, बटाटा, आलू लेके आ, और कांदा लेके आ, ठीक है, क्या लेके आएगा, कांदा लेके आ, और मेरे को थोड़ा टमाटर भी लगने वाला है, थोड़ा टमाटर भी लेके आ, और मुझे ना थोड़ा कैप्सिकम, है ना, शिमला मिर्ची, है ना, शिमला मिर्ची भी लगने वाली है, यानी कैप्सिकम भी लगने वाली है। तो शिमला मिर्ची भी बाबा मेरे को लगेगी, क्योंकि शिमला मिर्ची के बिना तो पाव भाजी में मज़ा नहीं आता। तो ये सब तो बेटा लेके आ। तो आलू कांदा टमाटर मिर्ची और ये सब लेके आ। मम्मी ने बोला कितना कितना लाएगा, तो तुमने बोला कितना लाओ, तो बोला सब जो है ना 250 लेके आ। क्या बोला तुमने, आलू भी, मम्मी ने बोला आलू भी 250 ग्राम, मैंने पाव किलो लेके आ, कांदा पाव किलो लेके आ, टमाटर पाव किलो और शिमला मिर्ची भी पाव किलो लेके आ जा। मतलब कितना हो गया भाई, आलू कितना हो गया भाई 250 ग्राम, बराबर है कि पाव किलो कितना होता है 250 ही तो होता है। कांदा कितना हो गया फिर से 250 ग्राम पाव किलो, बराबर है। उसके बाद टमाटर कितना हो गया, ये हो गया 250 ग्राम, बराबर है। और शिमला मिर्ची कितनी ली है मैंने, ये भी हमने 250 ग्राम्स लिए, बराबर है। अब बात समझो, तो पाव भाजी अपने को बनानी है, क्या क्या लगने वाला है ये अपने को पता है। अब मम्मी ने क्या बोला, ये सब तो ठीक है, साथ में मुझे थोड़ा मसाला भी लगेगा, तो मसाला भी लेके आ जा, ठीक है। क्या बोला, थोड़ा मसाला, पाव भाजी मसाला वगैरह जो लगने वाला है वो, तो वो कितना हो जाएगा, लेट से वो भी 250 ग्राम, मतलब उसमें सब तेल वेल सब मिला के 250 ग्राम लगेगा, बराबर है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। मम्मी ने ये सारी चीजें अपने से मंगाई, अपन लेके आ गए, आने के बाद क्या हुआ, आलू कांदा टमाटर सब लाए, बराबर बन गया। पाव भाजी कितनी बननी चाहिए, यहां पे पाव भाजी कितनी बनेगी, अमाउंट क्वांटिटी कितनी बनेगी। पाव किलो आलू है, पाव किलो कांदा है, पाव किलो टमाटर है, पाव किलो शिमला है, पाव किलो मसाला है, मसाला मतलब सब उसमें जो भी मिला के, सब मिला के इतना है। तो पाव भाजी कितनी बननी चाहिए, कितनी बननी चाहिए। तो आप क्या करोगे, सर ये 250 है, ये 250, ये 250, ये 250, टोटल मिलाएंगे तो ये तो 1000, तो यही हो गया, 1000 ग्राम हो गया ना। 250 250 500, ये 250 500 500 500 1000, और नीचे 250 है तो 1000 और 250 करो तो ये हो जाएगा मुझे 1250। सबको हमने क्या किया, सबको हमने ऐड कर दिया, क्या बना 1250 हो गया। सबको ऐड किया तो क्या मिला 1250। सर मुझे लगता है 1250 ग्राम, 1 किलो 250 ग्राम, यानी क्या बोल सकते हैं 1.25 किलो। तो 1.25 किलो भाई मेरे को लग रहा है कि पाव भाजी बनेगी, बराबर है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब। पाव भाजी कितनी बनेगी, ये क्यों 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 इतना बनी, तो हमने क्या किया, जो भी इंग्रेडिएंट्स थे उन सबको ऐड कर दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही करता है, क्या करता है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन का, इससे बना प्रोडक्ट क्या बना, MgO, ठीक है।
MgO, ये बैलेंस्ड नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे, है ना। बैलेंसिंग आपको 10वीं कक्षा में सिखाई जाएगी। ये बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। यहाँ पे Mg1 Mg1, तो ऑक्सीजन को हम 2 से यहाँ पे मल्टी, अब इस पे चक्कर में मत जाना, ये 10वीं में सीखना। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि बैलेंस करना चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे। अब ये बैलेंस्ड है ना, 2 Mg 2 Mg, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। क्यों हुआ, कैसे हुआ, छोड़ दो, चिंता की कोई बात नहीं है, एग्जाम में आएगा भी नहीं, आपको टेंशन भी लेने। लेकिन ये बैलेंसिंग कहते हैं इसको, ठीक है। बैलेंसिंग 10वीं कक्षा में सीखोगे, ठीक है। इस पे चक्कर में मत जाओ वरना फंस जाओगे, है ना। तो हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना है। हाँ, चलो बैक टू द टॉपिक। अब मेरे पास है मैग्नीशियम। मैंने क्या किया, मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, दोनों को रिएक्ट करवाया और यहाँ पर बना एक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा रिएक्टेंट और ये हमारा प्रोडक्ट, बराबर है। तो रिएक्टेंट्स, ठीक है, ये हमारे रिएक्टेंट्स है क्योंकि 2 है तो रिएक्टेंट्स होंगे, और ये हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सिंगल है, ओके। अब बात समझो, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लेते हैं मैं आपसे कहता हूं यहां पे जो MgO बना वो 100 ग्राम है, क्या है 100 ग्राम। 100 ग्राम MgO बनता है और Mg मेरे पास है 70 ग्राम। Mg कितना है, 70 ग्राम। तो बताओ ऑक्सीजन कितना होगा, कमेंट में अभी बता दो कितना होगा। ये Mg है, ये MgO का मास, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना वो 100 ग्राम बना और मैग्नीशियम मेरे पास 70 था। तो बोलो ऑक्सीजन कितना यूज करेगा मैंने, दिमाग चल रहा है? चला है तो कमेंट में बता दो, नहीं तो मैं बता देता हूं। तो होगा क्या भाई, मैंने क्या बताया था आपको, इन दोनों का टोटल, है ना, जो भी होगा बेसिकली वो यही होगा, है ना। अब अगर टोटल आप देखो यहाँ पे 100 ग्राम बना है तो इन दोनों में भी क्या होगा, 100 होगा। तो 70 तो पहले से है, 30 और लिख दो, हो गया हो गया, कितना हो गया, 100 हो गया। 70 और 30 कितना हो गया, 100 हो गया। तो जो मास इसका होगा वही मास यहां पर होगा, रिएक्टेंट्स के जो मास होगा वही टोटल मास प्रोडक्ट में आपको नजर आने वाला है। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ये डायग्राम। अब ये डायग्राम हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसमें क्या शो किया है हम लोग वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर है कैल्शियम क्लोराइड, और ये जो एरो दिखाया बेसिकली ये अंदर वाला जो सोल्यूशन है ना, वो जो फ्लास्क के अंदर वाला सोल्यूशन है वो है। और इसके अंदर एक ट्यूब भी है, उस ट्यूब के अंदर क्या है, सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। ये दोनों चीजों का सोल्यूशन है लेकिन सेपरेट सेपरेट है, अलग अलग है, एक साथ नहीं है ना। फ्लास्क के अंदर हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है और ये जो ट्यूब है उसके अंदर क्या है, सोडियम सल्फेट है। अब यहां पे रिएक्शन अभी हुआ नहीं है क्योंकि दोनों को अपन ने क्या किया, अलग अलग रखा है। और इसका मास जब हम चेक करते हैं तो पता चलता है इसका मास है 300 ग्राम, 300 एग्जैक्ट देखेंगे तो 300.23, है ना, 300.23 ग्राम ऐसा मास है इसका। और अभी रिएक्शन हुआ नहीं। रिएक्शन जब हमने इनको मिक्स किया, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद भी मास कितना दिखा रहा है, 300.23 ग्राम। इसका मतलब जो रिएक्टेंट का मास था पहले वही प्रोडक्ट का मास हो गया। ये चीज इस बात को प्रूव करती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कैसे काम करता है। सो दिस इज फॉर अ प्रूफ, ठीक है बेटा। चलो अब आगे चलते हैं, हमारे पास है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये क्या कहता है, कैसे काम करता है, पहले सेंटेंस लिखा है, एक डेफिनेशन जैसी है, क्या है, द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द डिफरेंट सैंपल ऑफ ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सबसे पहले इसको समझो, द प्रोपोर्शन बाय मास, मास का प्रोपोर्शन, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे, इन द डिफरेंट सैंपल ऑफ अ कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं H2O है, H2O सबको पता है वाटर को है, इसके बेसिकली किसका फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है ना। ये क्या है, वाटर, पानी, पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O, बराबर है। अब पानी का फॉर्मूला H2O है, पानी किससे बना है, एक H है और O है। H यहां पर क्या बेटा, ये है हाइड्रोजन, सबको पता है, इसको नहीं पता, पता चल गया होगा। और O क्या है हमारा, ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां पर है, कोई कंफ्यूजन है नहीं है, ठीक है। अब यहां पे एक बात समझो, यहां पे एक बात समझो, ये जो हमारा हाइड्रोजन है या जो ऑक्सीजन है ये किसी प्रोपोर्शन से तो यहां पे ऐड किया गया है। मतलब क्या है इस बात का, जरा समझते हैं, है ना, ये समझने जैसी बात भी है। देखो ध्यान से देखो, ये है हमारा हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब हम इनका मास निकालने की कोशिश करेंगे। तो हाइड्रोजन का जो मास होता है बेटा वो होता है 1 और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16, ठीक है, कितना होता है, 16, बराबर है। अब इनका हम रेशियो निकालेंगे, किसका, H और O का, ठीक है, ये H है। अब H यहां पर जैसे हमें पता है 2 है और ऑक्सीजन कितना बेटा, ऑक्सीजन हमारा 1 ही है।
हाइड्रोजन का मास होता है 1, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे, और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, बराबर है। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आगे चलो, अब आगे देखो, इसको टोटल करो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16, तो 2:16, 2:16, इसको क्या बोलते हैं, 2:16। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं ना हम लोग, 2 और 16 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1:8। ये इसका आंसर है बेटा, इसको बोलेंगे 1:8, 1:8, इस टू होता है इज टू, है ना, is to 8, सो 1:8, 2:16, बराबर है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मास है उसका प्रोपोर्शन कितना है, 1:8। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लो कि 1 ग्राम और 8 ग्राम है, ये जो क्वांटिटी है ये ग्राम में, ऐसा मान लो 2 मिनट के लिए समझने के लिए। तो मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। पानी बनाने के लिए अगर मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए, और जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो पानी बनेगा। अगर तुम बोलो सर मैं काम करूं क्या, मैं काम करूंगा, मेरा लकी नंबर 2 है और इधर का 16 की जगह मैं 18 कर दूं क्या, 2:18 करूं तो पानी बनेगा क्या, तो पानी नहीं बनेगा। तुम बोलोगे सर 1:7 कर दो, चलता है क्या, नहीं चलता, क्योंकि ये फिक्स्ड है। यही ये लॉ बताना चाहता है, क्या बता रहा है कि भाई तुम पानी अगर बनाना चाहते हो तो 1:8 का प्रोपोर्शन ही होना चाहिए, यानी 1 पार्ट है वो हाइड्रोजन होना चाहिए और उसका 8 पार्ट जो है वो क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। मतलब अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। अगर 1 किलो हाइड्रोजन है तो 8 किलो ऑक्सीजन होना चाहिए। ये प्रोपोर्शन में अगर बनाओगे तो क्या बनेगा, पानी बन सकता है, वरना कुछ भी नहीं बनने वाला। ठीक है, समझ में आई बात। अब समझो ये बात, तो इसका मतलब क्या हुआ, द प्रोपोर्शन बाय मास, ये जो है बेटा इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन बाय मास। आई बात समझ में, अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा है ना, होना भी नहीं चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बाय मास, प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, इसी चीज को प्रोपोर्शन बाय मास कहते हैं, ये प्रोपोर्शन है मास का। ठीक है, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन का मास लिया, ऑक्सीजन का मास लिया, उसका प्रोपोर्शन लिया है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है जिस चीज से वो बना हुआ है। अब H2O किससे बना हुआ है, H2O के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। H2O के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, H2O के कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैं आपसे बोलता हूं बताओ CO2 के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो तुम क्या बताओगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन, बात खत्म। सिंपल है, सिंपल है कि नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो गए, अब हमने क्या निकाला, प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, ये हमने निकाल लिया है। अब क्या लिखा है, इन द डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द कंपाउंड इज फिक्स्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर पानी आप अलग अलग जगह का लोगे, मतलब मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि एक पानी है हमारे घर पे फिल्टर वाला, है ना, आरओ वाला, फिल्टर वाला जो हमारे घर पे आता है ना, फिल्टर वाला पानी है, एक फिल्टर वाला है। एक हमारा टैप वाला है, नल का, डायरेक्टली नल से निकाला है हमने पानी। एक नदी वाला है, रिवर वाला है, ठीक है। और एक है हमारा कौन सा, गटर वाला, गटर का ले ले, गटर का, चलो 4 प्रकार के पानी है हमारे पास। एक कौन सा बेटा, फिल्टर वाला पानी है, जो हमारे घर में फिल्टर से आता है, आरओ से, वो मशीन से आता है ना, वो फिल्टर वाला पानी। टैप डायरेक्ट नल खोलने का, अब उसमें म्युनिसिपालिटी का पानी आ रहा है, कैसे आ रहा है मालूम नहीं, अच्छा है नहीं है मालूम नहीं, तो ये टैप वाला हो गया, ये फिल्टर वाला हो गया। ये रिवर, ये नदी वाला है, नदी बह रही है। क्या नाम था, गटर। गटर में तो अभी तुमको मालूम है, सब प्रकार का फ्लेवर तुमको उधर नजर आने वाला है। अब ये देखो, यहां पर भी क्या है हमारे पास, H2O है, यहां पर भी क्या है, H2O है, इसको भी क्या बोलेंगे, H2O बोलेंगे, यहां पर भी क्या है, H2O है। इन तीनों का जो प्रोपोर्शन है, मतलब यहां पे जो पानी है और यहां पर जो पानी है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो कितना होगा, 1:8 होगा। यहां पर भी कितना होगा, 1:8 होगा, 1:8 होगा। यहां पर कितना होगा, 1:8 होगा। यहां पर कितना होगा, 1:8। अब तुम बोलोगे सर अगर सब जगह 1:8 है तो फिर ये मुझे बताओ कि फिल्टर वाटर, ट्रैप वाटर तो अलग अलग होता है, रिवर वाटर, गटर वाटर तो एकदम, अब गटर में तो इतना सब कैसे, आप सबका प्रोपोर्शन सेम कैसा बता रहे हो, फिर सारा पानी सेम क्यों नहीं दिखता, सारा पानी सेम क्यों नहीं लगता। नदी का पानी हो सकता है थोड़ा सा पीला पीला हो मट्टी की वजह से, गटर का पानी काला काला होगा, है ना, फिल्टर का पानी एकदम प्योर पी सकते हैं, टैप का पानी थोड़ा ना, कभी गंदगी आती है कभी नहीं आती है। लेकिन सर ये बताओ कि अगर सब में 1:8 है तो कुछ पानी अलग दिखेगा, कुछ पानी का स्मेल अलग है, कुछ पानी का कलर अलग है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है बेटा,
ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज, ठीक है, बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज। जो डिफरेंट फ्लेवर आपको देखने के लिए मिलते हैं ना, इम्प्योरिटीज का मतलब होता है अशुद्धि, है ना, गंदगी। जो गंदगी रहेगी, मट्टी रहेगी, कीचड़ रहेगी, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज। अशुद्धि जो भी है वो सब पानी में रहेगी, उसकी वजह से पानी का कलर चेंज होता है, स्मेल चेंज होता है, ये सब कुछ जो चेंज होगा, टेस्ट चेंज होता है। बट एक्चुअली अगर आप देखोगे पानी, तो पानी उसमें यही प्रोपोर्शन में है, H2O। अगर आप देखोगे उस रिवर का पानी निकालोगे, इंप्योरिटी को हटा दोगे, तो बनेगा क्या, H2O, और वो यही फॉर्मेट में होगा, यही प्रोपोर्शन में होगा। इसका गटर में से सब कचरा निकाल दोगे, पानी को साफ करोगे, तो मिलेगा H2O, और वो H2O जो होगा वो इसी प्रोपोर्शन में होगा। तो अब ये H2O के अंदर हमने गटर में बहुत कुछ डाला है, वो सब मिक्स हो गया करके वो स्मेल ऐसा गंदा आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं का भी पानी ले लो, उस पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन 1:80 होने वाला है। कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, उसका प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा। कहीं से भी, इन द सेंस आप कोई भी कंपाउंड उठा लो, कोई भी कंपाउंड उठा लो, उसका प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स रहेगा। बात समझ में आई? यही हमारा लॉ कह रहा था, ठीक है, यही वो लॉ था। आई थिंक अब बात समझ में, बहुत सिंपल भाषा में मैंने बताया ना, एकदम इजी था ना। अगर समझ में आया तो मुझे एक बार कमेंट में बता दो यार, है ना। चलो कमेंट में फटाफट से बता दो, फिर आगे चलते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे एटम की, है ना। एटम क्या होता है, मैटर क्या होता है। सबसे पहले मैटर क्या होता है, चैप्टर का नाम है मैटर। अब मैटर होता क्या है ना। सो मैटर किसको कहेंगे, अब आपको पता है यार, मैटर हर वो चीज जो कुछ स्थान घेरती है, कोई जगह घेरती है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैंने कुछ जगह लिया है ना। मतलब अभी मैं इधर खड़ा हो गया तो मेरे ऊपर कुछ रख सकते हैं क्या तुम, अभी यहाँ पे तो मैंने जगह ले लिया है ना, तो इधर अब कुछ और नहीं आ सकता। जैसे तुमने लैपटॉप कहीं रख दिया, अब लैपटॉप ने वो जगह ले लिया। तो कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अगर कहीं पे आप रखते हो, वो जगह ले लेती है और उसका कुछ मास भी होता है, उसे हम मैटर कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोलो, मैटर। ये वो वाला मैटर नहीं है तो जो तुम्हारा हो जाता है स्कूल में, है ना। तुम्हारा जो स्कूल में मैटर होता है, ये वो वाला नहीं है भाई, है ना, ये मैटर अलग है। तो मैटर का मतलब क्या होता है, दो चीजें होनी चाहिए। एनीथिंग, इंग्लिश में बोलेंगे तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस मतलब कोई भी चीज, एनीथिंग मतलब कोई भी वस्तु, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज। ऑक्यूपाइज का मतलब होता है स्थान घेरना, जगह लेना, ठीक है। ऑक्यूपाइज का मतलब क्या होता है, जगह घेरना या जगह लेना, है ना, ऐसा बोलते ना अपन, जगा लेना। म्हणजे कसं, आता मी एक खुर्ची आहे त्याच्यावरती मी बसलो, ठीक आहे, म्हणजे काय झालं, ऑक्युपाई, मतलब मैंने वो जगह ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है। सो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है। एंड हैज मास, एंड हैज मास मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। मास म्हणजे काय रे बेटा, मास म्हणजे वजन, है ना। जैसे मेरा वजन कितना है, मेरा वजन समझो अभी 75 kg है, तुम्हारा वजन समझो 40 किलो है, 42 किलो है, तो ये तुम्हारा मास हो गया। ऐसे क्या हो गया, कोई भी चीज अगर वजन है उसके पास और वो स्पेस भी लेती है, उसको अपन मैटर कहते हैं। अब मैटर क्या क्या हो सकता है भाई, मैटर क्या हो सकता है, मैं एक मैटर हूं, तुम एक मैटर हो, मेरा चश्मा एक मैटर है, ये माइक एक मैटर है, ये पेन एक मैटर है, बहुत कुछ मैटर है। अब सभी मैटर होता है क्या सर, सब नहीं होता, सब कुछ मैटर नहीं होता। जैसे आपकी फीलिंग्स, ठीक है ना, मैटर क्या नहीं है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फीलिंग्स, ये मैटर नहीं है, ठीक है। फीलिंग्स क्या है बेटा, मैटर नहीं होता। मेमोरीज मैटर नहीं होता। ये बात समझ में आ रहा है। बेसिकली हर चीज को मैटर की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। मैटर वही हो सकता है जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके अंदर वजन हो, ठीक है। और वो आपको मतलब ऐसा भी हो कि फील हो, पता तो चले। जैसे अब आप बोलोगे मेमोरीज, अब आप बोलोगे मेमोरीज ने मेरे दिमाग में जगह ले ली है और उसका बहुत वजन है ऐसा नहीं है, ठीक है। ये तो बहुत साइकोलॉजी वाला और फिलोसॉफिकल बात हो जाएगी। बट हम नॉर्मली इस बात को समझो, ठीक है। मतलब मेरे पास पेन है, पेपर है, ये सब मास है ना, जगह लेता है, उसमें कुछ मास होता है, इसको कहते हैं मैटर। अब मैटर बेसिकली, मैटर की 3 स्टेट होती है, आपको पता है मैटर की 3 स्टेट होती है, ये तो तुमको मालूम होगा। एक सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट होती है। अभी प्लाज्मा भी आता है, बहुत सारे बच्चों को मालूम है कि प्लाज्मा भी होता है सर, है ना। तो प्लाज्मा भी होता है, ठीक है, उसके बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे। बट हम ये बोल रहे हैं, ये सॉलिड है, लिक्विड है, ये मैटर की स्टेट है। मैटर सॉलिड में भी हो सकता है, जैसे कि ये पेन सॉलिड है, लिक्विड जैसे पानी है, और गैस मतलब जैसे हवा,
कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो मैटर कैसे भी हो सकता है ना, लिक्विड में हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है और गैस में भी हो सकता है, और मैटर प्लाज्मा में भी होता है, लेकिन प्लाज्मा हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको हम चिंता की बात भी नहीं है, कभी फुर्सत में समझेंगे आराम से, ठीक है। अब हम ये समझ रहे हैं कि ये सारा का सारा जो मैटर है, मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ना, किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट ना, स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर, ऑफ अ मैटर, मतलब मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा है उसको अपन क्या कहते हैं, कॉल्ड एज एटम, ठीक है। मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट को हम एटम कहते हैं, ठीक है। अब ये एटम बेसिकली क्या होता है, सबसे छोटा पार्ट अगर कोई मैटर का होगा तो वो क्या हो जाता है, वो एटम कहलाएगा। अब एटम क्या होता है, कैसे काम करता है, उसको अपन समझेंगे। चलो ठीक है, तो एटम के बारे में थोड़ा तूने पढ़ा, पहले पढ़ा होगा 8वीं कक्षा में। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, रिलेटिव मास क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। एटॉमिक मास नंबर, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है, एटॉमिक मास नंबर, और इसके साथ एक चीज आती है एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसके साथ एक चीज और आती है जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। मैं यहां पे लिखता हूं, तो मास के साथ क्या क्या कनेक्टेड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। अगर आप लेक्चर देख रहे हो अभी तक तो बहुत अच्छी बात है, अभी तक अगर आप यहां पे आ चुके हो मतलब आप अब असली चीजें आपको मिलने वाली हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां तक अगर आप आ चुके हो तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, अपने लिए तालियां बजा देना, मुझे बता देना कि सर मैं यहां तक आ गया था। एटॉमिक नंबर क्या होता है, हर एक चीज का एक यूनिक नंबर होता है, जैसे आपके पासपोर्ट का एक नंबर होता है, आधार का एक नंबर होता है, रोल नंबर होता है, ये क्या है, एक यूनिक नंबर है। क्या आपका पासपोर्ट नंबर रोज चेंज होता है, नहीं होता ना। आधार नंबर डेली चेंज होता है, नहीं होता ना, ये फिक्स हो गया, आप कभी बदलने वाला नहीं है। तो आधार नंबर जैसे फिक्स हो गया, ऐसी एटॉमिक नंबर एक फिक्स नंबर है, किसका, एटम का। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन है, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 2 है, ठीक है। ऐसे लिथियम की मैं बात करूं, Li, ठीक है, Li की अगर मैं बात करूं तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। बेरिलियम की अगर मैं बात करूं तो उसका एटॉमिक नंबर कितना, 4। ये एटॉमिक नंबर है, इनको क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। जैसे हमारा रोल नंबर मिलता है, पासपोर्ट नंबर मिलता है, आधार नंबर मिलता है, सबका एक नंबर, फिक्स नंबर। ये इनका ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का आज 1 है, कल 2 हो जाएगा, कल 3, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। हाइड्रोजन का नंबर हमेशा फिक्स रहेगा, हीलियम का हमेशा फिक्स रहेगा। अब जब तक दुनिया खत्म नहीं होगी तब तक ये सब कुछ ऐसे ही रहने वाला है, तो इसको कंसिडर करो एटॉमिक नंबर। और ऐसी एक चीज होती है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक मास या मास ऑफ एन एटम, ये एक ही वर्ड है, ये एक ही चीज का मतलब मैं इसको लिख भी देता हूं, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास या मास ऑफ एन, ऐसे भी लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यहां पे लिख देता हूं मैं, या फिर उसके बाद मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम। तो बेटा यहां पर आप जो देख रहे हो ना, ध्यान से देखो, यहां पे जो आप देख रहे हो ये तीनों तीनों वर्ड का है, जो तीनों यहां पे लिखे हुए, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास और मास ऑफ एन एटम, ये सबका एक ही मतलब है। मतलब क्या है, एटम का वजन कितना है, एटम का मास कितना है। जैसे मेरा 75 है, तुम्हारा 40 है, किसी का 35, किसी का 45, ये मास है। ऐसे ही एटॉमिक मास नंबर उस एटम का मास है, एटॉमिक मास भी वही चीज है, और मास ऑफ एन एटम भी वही चीज है। अब इसको समझते हैं ये कैसे काम करता है, इसको समझते हैं जरा से। अगर मुझे आपको ये बताना है, अगर मुझे आपको बताना है एटॉमिक मास क्या होता है या एटम का मास क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक मास या एटम का मास या एटॉमिक मास नंबर, ये सब कुछ एक ही अभी मैंने आपको बताया। एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड कर दिया जाता है। अब आप पूछ सकते हो सर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते कहाँ हैं, ठीक है। तो जैसे एटम होता है, ये आपको पता है, एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है और उसके आजू बाजू से शेल्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, ऐसे इसके अंदर। इनको शेल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, शेल, या इसको कई बार आपको ऑर्बिट भी सुनने के लिए मिलेगा, ऑर्बिट। तो कभी ऑर्बिट कभी शेल, ये एक ही चीज है, ठीक है।
ये जो बाहर रिंग रिंग जैसा दिख रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, शेल या ऑर्बिट। और अंदर वाला जो पार्ट है ये इसको कहते हैं न्यूक्लियस। इसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन बेसिकली इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मास निकल आता है। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं ऐड करते, इलेक्ट्रॉन भी तो है इसमें। बेटा इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है, इतना कम होता है, इतना कम होता है कि उसको ले क्या नहीं ले एक ही बात है। इतना मतलब 0.00 ऐसे 24 टाइम जीरो लगाएंगे तब जाके वो नंबर शुरू होता है। 0.00 ऐसा 24 बार जीरो लगाएंगे तब जाके, 23 बार जीरो लगाएंगे तब जाके वो निकल के आएगा मास। तो अब 0.00 को अपन क्या कंसिडर करते हैं, जीरो। और कितनी बार जीरो लगाया, 23 बार। 0.0000 ऐसे 23 टाइम जीरो लगाने के बाद नंबर चला होता है 16 समथिंग समथिंग। अब सोचो इतना कम होने की वजह से उसको हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लोग ऐड कर देते हैं और एटॉमिक मास निकल के आ जाता है। एक एग्जांपल से आपको बता देता हूं, जैसे कार्बन है, ठीक है, क्या है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है और इसका मास होता है 12। ये 12 मास कैसे निकाला मैंने, ये आपको मैं बताता हूं। यहां पर कार्बन के पास जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कितने होंगे, 6। क्यों होते हैं 6, मैं बताता हूं। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, 6। इसका मतलब ये है एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर 6 था इसका। एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो प्रोटॉन्स भी 6 होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी बेटा 6 ही होंगे। ठीक है, ये वाली बात। अब यहां से मुझे प्रोटॉन्स पता चल गए। इसके पास जो न्यूट्रॉन होते हैं, इसके पास जो न्यूट्रॉन होते हैं वो भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसका मुझे मास निकालना है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों ऐड कर दूंगा। क्या करूंगा, 6 + 6 कितना हो गया, बोलो, हो गया 12। तो ये जो मास निकल के आया ये किसका निकल के आया बेटा, ये निकल के आया कार्बन का मास। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरह से अपन मास निकालते हैं। ओके, न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। यहां पे नेक्स्ट चीज है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। वो कौन कौन होते हैं, न्यूक्लियॉन्स के अंदर कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इसको कहेंगे न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, ये वाला पार्ट। रिलेटिव मास ऑफ एन एटम, मतलब ये क्या होता है, अब मास तो मैंने बता दिया, रिलेटिव मास क्या होता है। देखो एक तो होता है मास, जैसे कि मेरा मास है, आपका कुछ मास होगा, ठीक है, लेकिन एक रिलेटिव मास होता है। रिलेटिव मास क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं एक का मास दूसरे से। मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि अगर हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का मास 1 है तो कार्बन का 12 है। ये रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब होता है एक दूसरे से कंपेयर करके निकाला है हमने, एग्जैक्ट नहीं निकाला, कंपैरिजन में। जैसे स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जब मास ही पता नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, हमने एक को स्टैंडर्ड बना लिया। मतलब हाइड्रोजन का मास इतना है तो इसका मास इसका 4 गुना है तो इसको 4 बोल दिया। हाइड्रोजन का मास 1 है तो कार्बन का इसका 12 गुना भारी है तो इसको 12 बोल दिया। ऐसे रिलेटिव कर रहे। हमारे पास एग्जैक्ट कुछ भी नहीं था। तो इसका मास अगर 1 है, ऐसा देखा हाइड्रोजन का मास इतना है 1, हाँ इसको, ये तो 12 गुना भारी है तो इसको 12 दे दिया। इस तरह से कंपैरिजन किया था हमने, क्योंकि हमारे पास कुछ एग्जैक्ट नहीं था। तो यहां पे जो रिलेटिव मास आया वो हमने लिया 1 2 3 4, जो अभी हमने मास दिया है ना, वो रिलेटिव मास। अब उसको एग्जैक्ट वाला भी है हमारे पास। अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा। जैसे कि लिथियम का 6.9 आता है, हम लोग क्या लेते हैं उसको 7 ले लेते हैं, है ना, राउंड फिगर करके, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। वरना 6.9 से कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, इजी कर लेते हैं उसको। तो अब ये राउंड फिगर में हम लोग मास ले लेते हैं। तो अब जब भी कभी आप मास लोगे, अब ये सब जो है ना, ये सब जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको कहीं पर भी 2 मिनट के लिए ऐसा लग रहा है कि यार ये कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा है या कंफ्यूज हो रहा है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ और आप बड़े आराम से आप उसको लर्न कर लोगे। और आपको पूरी बात समझ में आ रही है तब तो आपके लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। ठीक है, हमारी जो सिलेबस में है जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एटॉमिक नंबर, वो ये चीज है, आपके पास पीरियोडिक टेबल में है, जाके आराम से लर्न कर सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिया हुआ है। कहां पे दिया हुआ मैं बता देता हूं, ये है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास यहां पर है, हीलियम का मास यहां पर है, लिथियम का मास यहां पर है, और इसी तरीके से एटॉमिक नंबर भी आगे वाली टेबल में दिया हुआ है, वो भी अपन लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज है एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर, ये 2 चीज लर्न कर लीजिए, बात खत्म। अब आगे आ जाओ, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। तो जब हम मास लिखते हैं बेटा, जब भी कोई मास लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने हाइड्रोजन का मास लिखा 1, तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है AMU। अब ये AMU क्या होता है, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलेंगे बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। ये हो गया एटॉमिक मास यूनिट। और कई बार ऐसा भी होता है कि इसके आगे U लिखा रहता है, सिर्फ U। अब ये U का मतलब क्या है,
यू का मतलब हो गया भाई यूनिफाइड मास, है ना, ये हो गया एएमयू, और इसका मतलब हो गया यूनिफाइड, यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, आप यू लिखिए, एएमयू लिखिए, एक ही बात है। ओके, तो एएमयू का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक मास यूनिट, और यू का मतलब क्या हुआ, बोलो बोलो बोलो, यूनिफाइड मास। ओके, चलो चलो, अब यहां पे इस टेबल में ऑलरेडी मास दिया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे लिथियम का 7 दिया है, एक्चुअल में देखोगे तो 6.9 होता है, बट हमने राउंड फिगर करके 7 ले लिया, जिससे हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो, क्योंकि ये सब चीजें आगे हमें कैलकुलेशन में हेल्प करने वाली है। ठीक है, आगे चलो। अब एक चीज आती है, वो है केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट। केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट मतलब जैसे हाइड्रोजन को अपन H लिखते हैं, हीलियम को हम लोग He लिखते हैं, लिथियम को हम लोग Li लिखते हैं। तो यहां तक तो बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का इनिशियल H आता है, तो यहाँ पे ठीक है। हीलियम क्या है, हीलियम का स्पेलिंग होता है HELIUM, तो यहाँ पे He लिखा है, तो ठीक है, इसका इनिशियल ले लिया हमने। यहाँ पे एक H था, अब दोनों तो H ले नहीं सकते, तो इनका हमने 2 इनिशियल ले लिया। Li क्या होता है, लिथियम, तो हमने उसका Li ले लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पता कब आती है, प्रॉब्लम तब आती है तुम जब बोलते हो सर ये मुझे ये बताओ, ये Na जो है, ये सोडियम को Na क्यों कहते हैं, सोडियम तो स्टार्ट होता है S से, बट इसको Na क्यों बोलते हैं। ऐसे ही मुझे बताओ, यहां पे लिखा है K, और तुम इसको क्या कहते हो, पोटेशियम, क्या बोलते हो, पोटेशियम। अब सर पोटेशियम तो P से स्टार्ट होता है, आप उसको क्या बोल रहे हैं, आप उसको दे रहे हो K से नाम। अब ऐसा क्यों होता है, इसकी रीजन कुछ यहां पर है। देखो यहां पर मैं लेके आया टेबल, जैसे मान लेते हैं यहां पर आप देखो, सोडियम को Na इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो नाम है सोडियम, वो कहां से लिया गया है। ये जो सोडियम है बेसिकली स्टार्टिंग में इसको बोलते थे नाट्रियम, लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा में स्टार्टिंग में इसको कहते थे नाट्रियम, और नाट्रियम का इनिशियल देखो Na होता है, तो हमने यहां पर Na ही ले लिया, दिख रहा है। ऐसे ही जो हमारा सिल्वर है, सिल्वर को पहले बोलते अर्जेंटम, अर्जेंटम, तो अर्जेंटम का अपन स्टार्टिंग में क्या ले लिया, Ag ले लिया। ठीक है, Ar नहीं ले सकते क्योंकि Ar तो ऑर्गन का है। ठीक है, इसी तरीके से कैलियम का देखो, ये जो कैलियम बेसिकली क्या है, पोटेशियम को अपन कहते थे कैलियम। अब पोटेशियम को हम जब कैलियम कहते थे, तो उसका कैलियम का हमने के ले लिया, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ऐसे ही लेड होता है, लेड को कहते हैं पीबी। अब तुम बोलोगे लेड और पीबी में तो कुछ प्रॉब्लम है ना, कुछ सिमिलरिटी नहीं है, तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये प्लम्बम से स्टार्टिंग थी, इसका नाम प्लम्बम, प्लम्बम से ले लिया पीबी। तो बेसिकली ऐसे अगर आपको कुछ डिसिमिलैरिटी नजर आएगी कि सर वो तो ठीक है, ये तब तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पे कुछ प्रॉब्लम नजर, सोडियम को Na बोल रहे हैं, पोटेशियम को K इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका इनिशियली लैटिन जो नेम था वो कुछ और था। जैसे आयरन को फेरम कहते थे, गोल्ड को ऑरम कहते थे, कॉपर को क्यूपरम कहते थे, एंटीमनो को स्टीबियम कहते थे, सिल्वर अर्जेंटम हो गया था, पोटेशियम कैलियम हो गया था, टिन यहां पर देखो स्टेनम था, और टंगस्टन क्या था, वोल्फ्राम था। तो इसीलिए इनके नाम यहां पर चेंज हो गए। ठीक है, तो अब हमें क्या होता है, हम इंग्लिश तो बोलते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, बट ये लैटिन का जो नेम है, अब इस लैटिन नेम को भी हमने क्या कर दिया, इंग्लिश कर दिया, लेकिन सिंबल हमने नहीं चेंज किया, सिंबल जो पहले से था वही रह गया, तो उसको ही हमने कंटिन्यू कर दिया। ओके, ये उसके पीछे का रीजन था। ओके, हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, इसमें कमेंट में आंसर बताइए मुझे। ठीक है, कमेंट, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो कमेंट करना है आपको, है ना, आंसर इन कमेंट। ओके बेटा, तो 9th क्लास के बच्चे कितना एफर्ट डाल रहे हैं वो मुझे कमेंट में नजर अब आ जाएगा। ओके, चलो आगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या चीज होती है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप यहां तक आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो, हम पहले तो एटम समझ चुके हैं, ये तो हमें पता चल गया कि एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ, है ना, एनीथिंग, एटम होता है। एक होता है मॉलिक्यूल, है ना, एक क्या होता है, मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल होता क्या है ना, इसको समझेंगे, और मॉलिक्यूल कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। ओके, और एक होगा मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, साथ साथ तुम भी नोट करते जाओ, अच्छा रहेगा, याद हो जाएगा तुमको भी। अब देखो, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड क्या होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जरा बात जरा सुन लो, क्या होता है भाई, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट,
क्या होगा और ये क्या होगा, जरा ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिए। सो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट होता है जैसे कि मेरे पास है O2, O3, उसके बाद S8, P4, ये सब आप देख रहे हो। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्यों कहते हैं मैं समझाता हूं। और मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड क्या हो सकता है, जैसे CO2, H2O, ठीक है, MgO। अब समझो फर्क क्या है दोनों में, ठीक है, अब समझो दोनों में फर्क क्या है। इसको मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, इसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्यों कहते हैं। देखो एटम क्या होता है, एटम तो सिंगल आइडेंटिटी है भाई, ये तो सिंगल चीज होती है। एटम क्या होता है, सिंगल होता है, अकेला होता है। एटम के साथ कोई और चीज नहीं होती, एटम अकेला होता है। मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं, एटम होते हैं। मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एटम होंगे। मॉलिक्यूल में क्या होंगे, टू और मोर देन टू, मोर देन टू एटम्स टुगेदर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा एटम अगर साथ में आ जाए तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन सर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनेगा या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो जरा ध्यान से, जब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होगा तो दो डिफरेंट होंगे, टू डिफरेंट एटम, टू डिफरेंट एटम। और जब मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट होगा तो यहां पे होगा टू सेम, टू और मोर देन टू, ओके, टू और मोर देन टू, मोर देन टू सेम एटम्स। और यहां पर भी टू और मोर देन टू डिफरेंट एटम लिख लो, ठीक है, यहां पर भी वैसे लिख लो, टू और मोर देन टू, मिनिमम तो दो होना चाहिए, ओके, टू और मोर देन टू डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम्स। अब ध्यान से देखो इस चीज को, यहां पे देखो क्या हमारे पास दो है, यहां पे देखो O2 क्या दिख रहा है। मॉलिक्यूल जब बन रहा है तो मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है, दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बन रहा है। जैसे यहां पे देखो, ये दो है, ये तीन है, ये आठ है, ये चार, लेकिन यहां पे सेम है। यहां पे देखो ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, ये पोटेशियम, सॉरी फॉस्फोरस है। यहां पर सारे सेम के सेम, मतलब कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। सिंगल 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 एलिमेंट है। ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन है, यहां पर भी सिर्फ ऑक्सीजन है, यहां पर सल्फर है, यहां पर फॉस्फोरस है। लेकिन नीचे देखोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन है, ये दो डिफरेंट है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये दो डिफरेंट है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये दो डिफरेंट है। तो ये दो डिफरेंट चीजें आ गई। अब यहां पे दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम जब कंबाइन करेंगे तो वो बना गया कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। और यहाँ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, सॉरी और यहां पर क्या बनेगा, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। क्यों, क्योंकि यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सिंगल सिंगल टाइप के ना, सेम सेम दिखेगा आपको, सेम सेम। यहां लिखा ना टू और मोर देन टू सेम एटम्स, तो ये बेटा देखो दिख रहा है सेम टू सेम, मतलब यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन है, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन है। तो सल्फर के ही 8 है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, और इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है। मतलब ऐसा अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, सेम टू सेम। कोई नया नया, मतलब कोई दो डिफरेंट एटम की बात नहीं चली, एकदम सिंगल सिंगल, सिंपल सिंपल। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट है, कार्बन ऑक्सीजन डिफरेंट है, हाइड्रोजन ये डिफरेंट है, ओके। तो ये डिफरेंट हो गया। सो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है और मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड क्या होता है, बात समझ में आ गई। अब आपसे अगर कोई पूछे अब आपसे, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब एक आगे एक और चीज आती है, इसको हम कहते हैं कंपाउंड, ठीक है, क्या बोलते हैं, कंपाउंड। इसको भी समझ लो। अब कंपाउंड क्या होता है, टू और मोर देन टू डिफरेंट एटम से मिलकर जो बनता है वो कंपाउंड कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे H2O, जैसे CO2। अब तुम लोग बोलोगे सर इसको आप मॉलिक्यूल भी कह रहे हैं, इसको आप कंपाउंड भी कह रहे हो, तो ये कैसे काम करेगा ना, ये तो गड़बड़ हो गया फिर। इसको आप पहले क्या बोले, ये तो आप क्या बोले, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, अब इसको आप क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड, ऐसे कैसे। देखो कैसे काम करता है। मान लो मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, मान लो मेरे पास ये एक पानी का ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास के अंदर मैं पानी भर देता हूं, ठीक है, ये गया पानी इसके अंदर। आज ब्लू है पानी, पानी गया, पानी गया, पानी गया, पानी, ओके। अब ये जो पानी है बेटा, इसके अंदर जो पानी गया इसकी एक बूंद उठा के मैं बाहर लेता हूं, तो क्या उसको आप क्या कहोगे, ये भी तो H2O है, बराबर है। और मैं आपसे कहूं इसके अंदर क्या है ये सब कुछ, तो आप बोलोगे ये भी H2O है।
मतलब आप बोलोगे ग्लास के अंदर भी पानी है, उसकी एक छोटा सा टुकड़ा निकालोगे, वो भी क्या है, वो भी पानी है। तो अब किसको H2O कहोगे और उस किसको मॉलिक्यूल कहोगे और किसको कंपाउंड कहोगे? तो जो छोटा सा टुकड़ा आता है, ये एक सिंगल H2O, इसको अपन कहते हैं मॉलिक्यूल। सबसे छोटा पार्ट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं इसको। मतलब ये कंपाउंड का छोटा, सबसे छोटा हिस्सा है। मॉलिक्यूल जो है कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा है, और ये है पूरा का पूरा क्या है, ये है पूरा का पूरा कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड का एक छोटा सा हिस्से को अपन क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। बात समझ में आ गई? तो इसको कंपाउंड कहेंगे, इसको मॉलिक्यूल ऑफ, दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कह रहे हैं तो एक सिंगल चीज की बात की जा रही है, एक सिंगल, मतलब H2O, एक H2O की बात की जा रही है। लेकिन जब कंपाउंड है तो बहुत सारे होंगे ऑब्वियसली ना। आई बात समझ में? चले आगे, आगे चले। अब देखो यहां पे आ जाओ, यहां पे जो मॉलिक्यूलर मास दिया है इसकी बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल का मास। मॉलिक्यूल का मास मतलब, जैसे अभी हमने देखा कि दो तीन टाइप के मॉलिक्यूल हैं, उनका मास एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। जैसे मान लो CO2 है, जैसे H2O है, जैसे O2 है, या O3 है ना, या फिर आप ले लो और भी कुछ ले सकते हैं जो आपको लेना है, MgO ले लो, चलो MgO ले लो, ऐसे ले लो। ये मॉलिक्यूल है, ये आपको पता है, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल है, बराबर है। कुछ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होंगे, कुछ मॉलिक्यूल ऑफ, है ना, एलिमेंट होंगे, ये तो आपको पता है। लेकिन इसका मास कैसे निकालेंगे? इसका मास निकालना बहुत इजी होता है और बहुत आसान होता है, आराम से सीखेंगे वन बाय वन। चलो सबसे पहले H2O का सीख लेते हैं, कैसे करते हैं। ये देखो H कितने हैं बेटा, H यहां पर 2 H है। अब जैसे ही नया एलिमेंट आएगा प्लस का साइन आ जाएगा। नया एलिमेंट आया, प्लस का साइन, क्या है, ऑक्सीजन, कितने हैं, 1 है। इसको सिंप्लीफाई करो, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 × 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 × 1, कितना हो गया, ये 2 और ये 16, कितना हो जाएगा टोटल, 18 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, 18। अब इसका यूनिट आप लिख सकते हैं यू या तो फिर 18 AMU। ओके, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन का अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 2 है, एक का मास कितना है, 16 है, तो 16 × 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 32। 32 AMU या 32U, दोनों में से कोई भी लिखा तो चलता है। ओके, क्लियर होगी बात? ऐसे ही आप CO2 का निकाल सकते हैं। CO2 का क्या होगा, देखो कार्बन कितना है, एक ही है, नया एलिमेंट आया उसके पहले प्लस का साइन लग जाएगा, ऑक्सीजन × 2 करोगे। अब मास लिख लो, कार्बन का होता है कितना, 12, 12 × 1 कर लो, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 16 × 2 कर दो, कितना हो जाएगा, ये 12 और ये 32, 12 और 32 कितना होगा, 12 32 कितना हो गया भाई, 4 और 4 44 आंसर आना चाहिए। ठीक है, कितना आएगा, 44, 44U या 44 AMU, है ना, 44U। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे इसको, कि एक मॉलिक्यूल का मास कैसे निकाला जा सकता है। ओके तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालेगा। अब इसका आप होमवर्क में निकाल के बताना और इसका भी होमवर्क में निकाल के बताना। अगर तुमको मास चाहिए कि सर मास कहां मिलेगा, तो मास इस टेबल में मिलेगा। पीरियोडिक टेबल आपके पास होना चाहिए। 9th क्लास में अगर आप आ गए हो तो पीरियोडिक टेबल आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप एटॉमिक नंबर कैसे लर्न करोगे, एटॉमिक मास कैसे लर्न करोगे, कौन सा एलिमेंट क्या है ये आपको कैसे पता चलेगा। इसके लिए पीरियोडिक टेबल ले लो, वरना टेबल जो बुक में दी है वो तो रेफर करना ही पड़ेगा। ओके, यहां पे देखो हाइड्रोजन का मास गिवन है 1, हीलियम का कितना है 4, लिथियम का कितना है 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का यहाँ पर नहीं दिया, ऑक्सीजन आप फिल कर लेना, है ना, जैसे मैंने अभी बता दिया, वैसे तो 16 होता है। ठीक है, आप भर लेना बाकी का। फ्लोरीन का 19 है, नियॉन का 20 है। अब ये है आपको सोडियम का, सोडियम का आपको फिल करना कहां से, पीरियोडिक टेबल, इसलिए मैं बोला पीरियोडिक टेबल ले लो, वहां से इसमें फिल कर डालो, कितना हो जाता है, सोडियम का अप्रोक्सीमेटली 23 हो जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम का 24 होगा, एल्यूमिनियम का आ जाएगा उसके बाद 26, उसके बाद सिलिकॉन है 28, फिर फॉस्फोरस है, फिर सल्फर है। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आप फिल करो, है ना, होमवर्क में अच्छा लगेगा। मैं तो फिल कर दूंगा बट आप फिर एफर्ट कहाँ डालोगे। ठीक है, तो इसको फिल करो, कहां से मिलेगा, पीरियोडिक टेबल में मिलेगा। पीरियोडिक टेबल कहां, क्या चीज है, नेट पे सर्च मारो पीरियोडिक टेबल, या फिर मास ऑफ, ऐसे भी सर्च कर सकते हो, मास ऑफ एल्यूमिनियम, मास ऑफ फॉस्फोरस, गूगल करोगे आ जाएगा। गूगल की हेल्प लेना सीखो। ठीक है, चले आगे, चले आगे, चलो। अब यहां पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या है, ओके इनका हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। ठीक है,
कुछ मैं कर देता हूं, कुछ आप कर दो, ठीक है। MgCl2 KNO3 H2O2, ठीक है, और यहाँ पे NaCl, ठीक है। हमें क्या करना है, इनका सिर्फ मास निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, चलो NaCl से शुरू करते हैं। NaCl, इसका अपने को क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर का मास का मतलब है इस मॉलिक्यूल का मास निकालना है। कैसे निकालेंगे, आओ देखो। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया Na कितने हैं, Na एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया एलिमेंट आया तो प्लस का साइन लगा दो। Cl कितने Cl है, Cl कितना है, Cl तो एक ही है। ओके ओके, चलो अब आगे चलें, आगे चलो। Na का मास कितना होता है 23, ठीक है, इंटू 1 करो, प्लस Cl का होता है 35.5, कितना होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाय 1 करो। अब ये 1 करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, इसका आएगा 23 और इसका आ जाएगा 35.5। दोनों का एडिशन कर दो, कर दो। ये हो गया 35.5, ये हो गया 23.0, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 8 और ये हो गया 5, ठीक है। 58.5 कितना आंसर आया, 58.5। अब यहां पे U लिख दो या फिर AMU लिख दो, वो क्या है, यूनिट है, ठीक है। क्या है बेटा, यूनिट। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इजी है ना क्या मुश्किल लग रहा है, इजी तो है, बहुत इजी है। अब ऐसे ही MgCl का मास निकालना है, तो Mg का मास लिख दो। Mg का मास यहाँ पे मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको, है ना, MgCl2। अब क्या करेंगे, देखो Mg कितना है, यहाँ पे Mg 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस Cl 2 है तो 2 लिख दो। Mg का मास कितना होता है, आई थिंक 24 होता है, बराबर है। मैग्नीशियम का मास कितना होगा, 24 इंटू 1, प्लस Cl का कितना होता है 35.5 इंटू 2 इंटू इंटू 2। चलो अब आगे देखते हैं भाई, 24 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा आंसर, 24, ये तो आने वाला है ना भाई। और ये 35 इंटू 2, अब देखो अगर नहीं आ रहा तो सिंपल कर लो यार, 35.5 इंटू 2 कितना आएगा, 0 1, कुछ ऐसा आ रहा है, 71 आंसर आ रहा है, बराबर है, बराबर है 71। कर दो इसको, 71 प्लस 24 कर दो, कितना होगा, 4 और 1 5, 7 और 2 9, ये हो जाएगा U, नहीं तो 95 AMU। आया बात समझ में, मजा आया कि नहीं आ रहा है, बताइए भैया जी, ओ भैया जी, आया मजा, हाँ। तो एकदम सिंपल सिंपल कार्यक्रम हो रहा है, एकदम एकदम टेंशन की कोई बात नहीं है। तो 95 U लिखो, 95 AMU लिखो, एक ही बात है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बाकी का आप करो होमवर्क में, इसका होमवर्क करो, इसका होमवर्क करो, और मुझे आंसर बताओ। मास कहां मिलेगा, पीरियोडिक टेबल में मिलेगा। एग्जाम में अगर ये आया तो मास आपको दिया रहता है, लेकिन फिर भी आपको लर्न करके रखना है। 1 to 30, 1 से लेके 30 तक जितने एलिमेंट्स हैं उनको लर्न कर लो बेटा, ठीक है। चलें आगे, आगे चलते हैं। मोल कॉन्सेप्ट। अब यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्कूल में सिखाया जाता है, समझ में नहीं आता, ऐसा बहुत सारा बोलते हैं। अब मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो मोल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, एक बार समझोगे ना ध्यान से समझ में आ जाएगा। क्या होता है मोल, मोल एक नंबर का नाम है। जैसे कि हम बोलते हैं ना 1 दर्जन, है ना, 1 दर्जन केला दे दो तो कितना केला मिलता है अपने को, 12। 1 दर्जन मेरे को आलू दे दो तो कितना आलू मिलेगा, 12। मतलब दर्जन का मतलब क्या हुआ, 12। ऐसे ही मोल का भी एक नंबर होता है। 1 मोल, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 मोल कितना होता है, तो ये एक नंबर का नाम है, वो कितना होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23, ये एक नंबर है। जैसे मैं आपसे पूछूं 1 डजन कितना होता है, 1 डजन मतलब 1 दर्जन, तो आप बोलोगे 12, है ना। जैसे 1 दर्जन में 12, है ना। यहाँ पे देखो 1 ग्रॉस मतलब 144। इस तरह से जैसे हम दर्जन बोल रहे हैं, ग्रॉस बोल रहे हैं, ऐसे ही 1 मोल होता है। तो 1 मोल कितना होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 मोल। और इसको और एक चीज के हम लोग नाम से जानते हैं, 1 मोल ऑल्सो कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। मतलब इसको हम लोग एवोगैड्रोस नंबर से भी जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर, तो आप बोलना 6.022 इंटू 10 to the power 23। लेकिन आपसे कोई पूछता है 1 मोल बताओ, तो आप क्या बोलोगे 6.022 इंटू 10 to the power 23, ठीक है। और एक और चीज आपको बताता हूं, 11वीं कक्षा में काम में आएगी।
इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं आजकल, ऐसा लिख देते हैं, ऐसे। मतलब ये 0 6 के बाद 0 आ गया ना, तो हम क्या करें इसको, फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन की आसानी के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो हटा देते हैं, 6 × 10⁻23, ये 11वीं कक्षा में आपको ऐसे ही मिलेगा बहुत सारी जगह पे, ठीक है। एक्चुअल फिगर तो ये है ना, 6.022 × 10⁻23। अब बात समझ में है, मोल क्या होता है? अरे भाई मोल तो होता है एक नंबर, जैसे दर्जन में 12 होते हैं तो मोल में कितने होंगे, 6.022 × 10⁻23। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। अब यहां पे सवाल आता है, एग्जाम में क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है, मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, क्वेश्चन मैं देख लेता हूं, आपकी टेक्स्ट बुक का ही है। और क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन हमारे दिया हुआ है कि हमें निकालना है 66 ग्राम ऑफ CO2, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर। हमसे पूछा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, एक क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का ही है, जो सॉल्व भी किया हुआ है, लेकिन आपको समझ में अगर नहीं आएगा तो मैं यहाँ सॉल्व करके देता हूँ। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऐसा दिया है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 66 ग्राम ऑफ CO2। एक क्वेश्चन तो ये है, और क्या क्वेश्चन है भाई, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है चलो इसको कर लेते हैं पहले, उसके बाद दूसरा करेंगे। देखो अब ध्यान से सुनो, ये मोल करें, दो फॉर्मूले हैं जो 11वीं में भी काम में आएंगे और 12वीं को भी काम में आएंगे। जो कुछ अब मैं आपको देखो हर चीज ऐसे बता रहा हूं कि जो कुछ 9th में सीख रहे हैं वो 11वीं में, तो मैं आपको 11वीं का रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, 10वीं का रेफरेंस क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि 9th में जो कुछ आप सीख रहे हो ना, वो एग्जैक्ट चीज उठा के 11वीं में रख दो थोड़ा एडवांस वर्जन में। तो आप जो सीख रहे हो ना, वो छोटे लेवल नहीं है, वो अच्छा खासा लेवल है, 11वीं के आसपास का लेवल है। तो यही सब चीजें आप जाके 11वीं में फिर से सीखोगे, पर थोड़ी एडवांस, जैसे आपने 2 लॉ सीखे वहां पे 4 5 सीखोगे, ऐसे चलने वाला है ना। इस मोल को यहाँ पे सीख रहा हूँ, इसको और एडवांस में सीखोगे, तो ये बेसिक है ना, बेसिक चीज है। चलो अब मोल के दो फॉर्मूले कौन से हैं बेटा, देखो पहला है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक फॉर्मूला है, ये वाला। और दूसरा कौन सा है, और एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये भी क्या है बेटा, ये भी हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये दोनों चीजों को अच्छे से नोट कर लो, लिख लो कहीं पर। अब ये दो फॉर्मूले के बेसिस पे ही सारा का सारा काम होने वाला है, मतलब ऐसा नहीं है कि अपने को और बहुत सारे फॉर्मूले लर्न करने, ये दो फॉर्मूले हैं, इसी से आपका काम हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सबसे पहले हमसे पूछा हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या है, जब भी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी पार्टिकल्स, जब भी ऐसे 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको आए, या तो पूछेगा हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, या तो पूछेगा हाउ मेनी एटम्स, या पूछेगा हाउ मेनी पार्टिकल्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये वाला आप ध्यान से समझ लो, यहां पे पार्टिकल्स लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन को उठा के हमने अपने सॉल्व करने हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो इसमें आपको मैं और एक चीज दिखाता हूं, एक और चीज दिखाता हूं, रुको जरा, रुको जरा, सबर करो, ठीक है। हाँ तो यहां पे तो मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, है ना, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स, अब ठीक है, मतलब वो पूरा एक फ्रेम में आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स पूछा है, मतलब पार्टिकल्स के बारे में कुछ पूछा है। अब मॉलिक्यूल्स हो सकता है, एटम हो सकता है, ये आपको पता चल गया। अब हमसे पूछा है 66 ग्राम CO2 है, मेरे पास 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है,
इस 66 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, मतलब कितने CO2 होंगे। जैसे मैंने बताया ना, H2O एक ग्लास के अंदर अगर मैं बोलूं H2O है, तो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स भरे होंगे ना, H2 ऐसे भरे होंगे बहुत सारे। तो वो कितने हैं, हमसे सवाल इस तरह का पूछा गया है ना। तो अब यहाँ पे 66 ग्राम के अंदर CO2 कितने होंगे, आओ निकालते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स के बाद गिवन पार्टिकल्स और अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो ये निकालना है, ये वाला पार्ट। मतलब हमें क्या निकालना है बेसिकली, इस फॉर्मूले में ये वाला पार्ट निकालना है। अब ये वाला पार्ट निकालना है, बट ये पार्ट भी मुझे पता नहीं है। तो एक फॉर्मूले में दो चीज मिसिंग है, और ये तीसरा वाला तो मुझे पता है, तो ऐसा तो काम नहीं करेगा। हमें एटलीस्ट तीन चीजों में से दो चीज तो मालूम रहनी चाहिए, है ना। तो अब क्या करेंगे, एटलीस्ट ये मालूम रहना चाहिए, ये पता है, तो ये निकाल सकते हैं। तो चलो ठीक है, यहां पे आ जाओ, फिर ये इधर आ जाओ। वो नहीं समझ में आ रहा है तो इधर आ जाओ। अब इसको देखो, यहां क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इससे काम बन जाएगा। कैसे भाई, गिवन मास तो पता है ना मुझे, मास गिवन है कितना है, 66 ग्राम दिया हुआ है। ये 66 ग्राम बेसिकली CO2 का ही मास है, तो 66 ग्राम आ गया। और यहां पे नीचे मोलर मास। भाई मोलर मास मॉलिक्यूलर मास को ही कहते हैं, ठीक है। मोलर मास जो है, आप सिर्फ वहां पे क्या करना होता है, यूनिट चेंज करना होता है, वो बाद में सीखेंगे। बट इतना समझो कि मोलर मास इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास। अब आप बोलोगे सर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अरे अभी तो सीखा था ना अपन ने, CO2 का कैसे निकालेंगे। देखो, C/1 प्लस ऑक्सीजन इंटू 2, इसी को अपन मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। तो ये हो जाएगा 12/1 प्लस 16/2। बोलो कितना हो गया, 12 और 32, कितना हुआ, 12 और 32, 12 प्लस 32, आंसर आया 44, ठीक है। तो ये हो गया 44। बस फर्क क्या होता है, यहां पे आप लिखते थे U या AMU, बराबर है। अब इसमें क्या लिखोगे, आप लिखोगे 44 ग्राम। जब आप ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, वो बन गया मोलर मास। जब U में था तो वो था मॉलिक्यूलर मास। है कि नहीं सिंपल, अरे एकदम सिंपल है यार, तुम समझो तो सही। एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, क्या है, इजी पीजी। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, क्या आएगा भाई, 2 से कट कर दें इसको, इजी इजी कर रहे हैं। 2 3 2 3, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ना, वरना तुम बोलोगे सर कैसा लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 है ना, ये कट गया 2 से। और ये 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, आगे आ जाओ। और कट कर दे, 11 से कट कर दे, तो 11 × 3 और 11, आंसर कितना है 3/2, बराबर है। 11 से कट करो, 11 3 ज़ा 11 2 ज़ा, बराबर है। तो आंसर क्या है 3/2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1.5, बराबर है। तो 1.5 क्या निकल के आया, नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स यहां पर पता है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये 1.5 को मैं नीचे लिख देता हूं, ये हमारा आंसर है। इसको थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं। अब यहां पे सॉल्व कर देते हैं इस वाले पार्ट को। तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है कितने हैं, 1.5 है। नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स नहीं पता, मान लेते हैं ये x है, ठीक है। इसको हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं। अरे अरे अरे, हाँ अभी ठीक है। और उसके बाद एवोगाड्रोस नंबर। अब एवोगाड्रोस नंबर तो मुझे पता है क्या होता है, अरे 1 मोल की वैल्यू ही तो एवोगाड्रोस नंबर होती है, अभी तो बताया था। 6.022 इंटू 10⁻23, क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23, बराबर है। अब मुझे क्या निकालनी, एक्स की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके चल जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर है। इसको उधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू के लिए क्या करेंगे भाई साहब, इसको थोड़ा बढ़िया करके लिखेंगे, नहीं तो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। अभी ठीक है, अब बहुत बढ़िया है। चलो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5 इंटू 6। अब यहां पे अगर आपको कैलकुलेशन में बहुत तकलीफ है, तो आप 6 इंटू 10⁻23 भी लिख सकते हो, आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में, ठीक है। अब देखो बस, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 1.5 इंटू 6 करना है, 1.5 इंटू 6 कर दो, यहां पे कर दो। 1.5 इंटू 6 कैसे करते हैं, देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 6 5 है ना 30, 6 पंजे 30 होता है। क्या हुआ हमारा सिस्टम, हाँ इस बिट चल गया, इधर चल रहा है, इधर भी चलना चाहिए, ठीक है। 6 5 30, 3 कैरी करोगे, 6 1 6, और 3 कितना हो गया 9। और पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो लगा दो पॉइंट, कितना हो जाएगा, आंसर आया 9। तो यहां पे आएगा 9 इंटू 10⁻23
3। ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितना आंसर है बेटा? 9 इंटू 10⁻23। ठीक है, 0.22 वाला पार्ट अगर आप कहीं भी कभी इग्नोर कर सकते हो, आसानी हो जाती है कैलकुलेशन में। आप करना चाहते तो कर भी सकते हैं, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। करना चाहते तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, समझ में आया कैसे करना है। अब आ जाओ वैलेंसी पे। जैसे मैंने बताया था केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। अगर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि केमिकल फॉर्मूला या केमिकल रिएक्शन ये कैसे रट्टा मारे, इतना सारे तो रट्टा नहीं मार सकते ना हम लोग सर। अब आप तो बोल के चले जाते हो, अपने को रट्टा मारना पड़ जाता है, इतना लंबे लंबे सब रिएक्शन है। तो मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ अभी से। मैं ये एक्चुअली 10th में बताता हूँ, बट आप आए हो पूरे बैच को से पढ़ने के लिए, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। छोटा सा ट्रिक क्या है, केमिकल रिएक्शन जब भी आपको आएगा, वैसे तो अभी 9th में नहीं है, केमिकल रिएक्शंस अभी आपको 9th में ज्यादा नहीं है, बट अगर थोड़ा सा आप सोचते हो कि चलो मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ के रखता हूं, मैं 9th में अच्छा पढ़ूंगा तो 10th में मेरे को हेल्प मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हो, केमिकल फॉर्मूला अभी हम लोग वो भी सीखेंगे। केमिकल फॉर्मूला अगर आपको पता है, जो अब लोग अभी सीखेंगे, और वैलेंसी पता है जो अभी हम सीखेंगे, ये दोनों चीज हम लोग अभी सीखने वाले हैं। अगर आपको ये दो चीजें पता है और एक और चीज आती है इसके साथ, वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ एन स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्शन, ये पता है। अगर आपको ये तीन चीजें पता है ना, तो आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख सकते हो, मतलब खुद से लिख सकते हो। इतना आसान है काम। अगर आपको ये तीन चीजें आती है तो बस, और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ये तीन चीज आ गई तो आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख सकते हो, आपको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर क्या है। मतलब स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? जैसे कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब जितने भी मेटल हैं, कोई भी मेटल ले लो, उनका ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो वो मेटल का ऑक्साइड ही बनाएगा। अब मेटल ऑक्साइड बनेगा तो बस बात खत्म, आपको पता है कि मेटल का ऑक्साइड बनना है। अब वो आप बनाओगे कैसे, उसके लिए केमिकल फॉर्मूला चाहिए, और वो बनने के बाद वो केमिकल फॉर्मूले के लिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। बस हो गया काम, और लास्ट में उसको बैलेंस कर दो, दैट इज इट। है ना, सिंपल। तो केमिकल रिएक्शन को सबको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये मैं 10th में आपको, जब आप 10वीं में आओगे तो मैं डिटेल में समझाऊंगा, वैसे आपको अभी के लिए मोटा मोटा समझ लेते हैं, ठीक है। चलो, तो वैलेंसी क्या होती है भैया? The capacity of an element to combine is called, it's called its valency। capacity of an element to combine, इसका मतलब है किसी एलिमेंट को किसी के साथ अगर कंबाइन करना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी वैलेंसी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास है NaCl। अब ये NaCl बना कैसे? तो देखो, NaCl क्या होता है? सोडियम होता है। ये क्या है भाई साहब? ये है हमारा सोडियम भाई साहब। क्या होना है भाई साहब? सोडियम। सोडियम दादा। आणि इथे कोण आहे दादा? इथे आहे क्लोरीन ताई। क्लोरीन, क्लोरीन, ओके। तो सोडियम है, क्लोरीन है, इन दोनों का रिएक्शन आपस में होगा, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा। बट ये बनेगा कैसे? ये बनेगा कैसे? देखो, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। ये इसके पास चली जाती है, ये इसके पास, मतलब ये इसको दे देता है, ये इसको दे देता है, तो क्या हो जाएगा? N के पास लिखेंगे Na1 और Cl1। अब 1 1 तो हम लिखते नहीं, तो हो जाएगा NaCl, ठीक है। अब सर वो बात तो ठीक है, ये जो आप बोल रहे हो वो तो सब ठीक है, NaCl बनेगा और Na के नीचे ये सब आएगा, वो तो ठीक है, बट ये 1 क्यों आया? ये क्रिस क्रॉस क्यों हुआ? ऐसा कैसे हो गया? ये केमिकल फॉर्मूले का पार्ट है। केमिकल फॉर्मूला जब हम बनाएंगे तो ऐसा कुछ होगा। लेकिन सर केमिकल फॉर्मूला तब बनाएंगे जब हमको ये पता होगा, हमें तो यही नहीं पता। Na की वैलेंसी 1 है, यही तो मुझे पता नहीं, तो बाकी का कहां से बनाऊंगा मैं? बिल्कुल बात बराबर है, बिल्कुल बात बराबर है। तो अब जब मुझे वैलेंसी ही नहीं पता तो फॉर्मूला कहां से बनेगा? आओ तो फिर, तो वैलेंसी कैसे बनाई जाती है? देखो, वैलेंसी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, नोट करके चलो, 10th 11वीं 12वीं सब में काम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वैलेंसी के लिए है वो है एटॉमिक नंबर। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो एटॉमिक नंबर से आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप निकाल सकते हो तो क्या करना है आगे?
ठीक है, आगे क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद यहां से आपको मिलेगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्या मिलेगा बेटा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। सर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? देखो ये होता है एटम, एटम के पास ऐसे रिंग होते हैं ना, ये रिंग्स, इनको हम लोग शेल्स कहते हैं। तो उसके उस एटम के जो लास्ट वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मान लो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे, तो आप बोलोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है, क्योंकि लास्ट वाली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक है, आया बात समझ में? मजा आ रहा है? ठीक है, एटॉमिक नंबर से निकाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाला वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, उससे क्या मिला? लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और यहां से मिलेगी आपको वैलेंसी। आसान तो नहीं है लेकिन लेकिन है मजेदार। आसान तो नहीं है लेकिन है मजेदार। अब कैसे मजेदार है ना, कैसे मजेदार है आओ सीखेंगे इसको। बहुत सिंपल तरीका, अभी तक बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये कहा है कि हमारे स्कूल में इसको रट्टा मारने के लिए बोलते हैं। मैं आज आपको ये बोलने वाला, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? मैं प्रूव करके दिखाता हूं। आओ दिखाता हूं कैसे दिखाते हैं। मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल है हमारे पास, सोडियम, एटॉमिक नंबर इसका 11 है। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर आपको लर्न नहीं है तो लर्न कर लीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, एटॉमिक नंबर लर्न नहीं है और एटॉमिक मास लर्न नहीं है, आपका बहुत सारा काम अटक जाएगा, बहुत सारा काम अटक जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक और एटॉमिक मास 1 से लेके 30 तक रट्टा मार डालो। ये रटने की चीज है, इसको रट लो, बाकी कुछ रटने के लिए जरूरत नहीं है। ये सब बाकी का मैं सिखा दूंगा, बट ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलो सोडियम की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं कैसे होता है। अब देखो सोडियम के पास एटॉमिक नंबर क्या है? 11। तो आपको ये तो पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि एटॉमिक नंबर जो होता है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब क्या हुआ बेटा? म्हणजे काय सर? म्हणजे बेटा जो एटॉमिक नंबर, फॉर एग्जाम्पल सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियमचा एटॉमिक नंबर किती आहे? ते 11 आहे, बरोबर आहे? म्हणजे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स किती असणार इथे? 11। मतलब क्या होगा, अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, अगर ये 11 है तो एटॉमिक नंबर भी 11 हो जाएगा, बराबर है? और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, मतलब आप ऐसा नहीं कि सिर्फ इसकी बात है। मान लेते हैं हम लोग क्लोरीन ले लेते हैं, Cl, ये कितना है? एटॉमिक नंबर 17। अब इसका एटॉमिक नंबर 17 तो प्रोटॉन 17 और प्रोटॉन 17 तो इलेक्ट्रॉन भी 17, बराबर है? चलो कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसके पास प्रोटॉन भी 6 और प्रोटॉन भी 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इसके पास प्रोटॉन भी 8, इलेक्ट्रॉन भी 8। और बोलो, और क्या बोले? हीलियम एटॉमिक नंबर 2, तो फिर क्या होगा? बात समझ में आ रहा है? और ऐसे आप एन नंबर लिख सकते हो। आपको बेसिकली कहां तक लर्न करना है? 1 to 30 तक। इतना लर्न करके रखो, इतना लर्न करके रखोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे करना है आगे का मैं प्रोसेस बताता हूं। तो अब देखो, तुमने ये सीखा कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितने हो जाएंगे भाई? ये भी 11 हो जाएंगे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? मतलब अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप इलेक्ट्रॉन्स का पता लगा सकते हैं, बड़े आराम से पता लगा सकते हैं। अब अगर आपको पता चल ही गया है, सारे राज खुल ही गए हैं, तो आगे चलते हैं। तो आपको पता चला कि भाई साहब ये ट्रिक से हमारा काम आसान हो गया कि एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं 11, और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होने के साथ साथ प्रोटॉन्स भी होते हैं 11। ठीक है, ये बात हमें पता चल गई, बिल्कुल चल गई। अब ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये जो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारा एटम के ऊपर ऐसा शेल होते हैं, पहली शेल, दूसरी शेल, ये तीसरी शेल। ठीक है, ये अंदर हमारा न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अंदर क्या है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं, वो फिक्स होते हैं, वो कहीं मूव नहीं करते। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ घूमते हैं? वो शेल में घूमते हैं, शेल्स में। मतलब ये जो रिंग रिंग दिख रहा है आपको, सर्कल सर्कल, इसके अंदर इसको बोलते हैं शेल्स। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? शेल। इसके अंदर क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं।
लेकिन प्रॉब्लम ये है, मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास 3 ही शेल है। देखो यहाँ पे 1 2 3, ये 3 शेल है, चलो 4 शेल है, चलो 5 शेल है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि इन 11 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन डालू सर, दूसरे में कितना डालू सर, तीसरे में, मुझे कैसे पता चलेगा? इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इसको, या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करना। अब कैसे बंटवारा होगा इसको सीखते हैं, आ जाओ फटाफट से, फटाफट से आ जाओ। इसकी एक फॉर्मूला है 2n² का फॉर्मूला, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग इसमें, देखो अगर मुझे ये जानना है बेटा कि फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, इसको 2 इंटू एन की जगह पे 1 डाल देता हूं, क्योंकि मेरे को फर्स्ट शेल के बारे में जानना है। तो फर्स्ट शेल के बारे में जानने के लिए एन की जगह पे 1 पुट करेंगे और इसे स्क्वायर लगा देंगे। आंसर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, और 2 इंटू करेंगे तो 2 आ जाएगा, आंसर आएगा 2। फिर सेकंड का फर्स्ट का हो गया तो सेकंड का कर लो, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। उसके बाद देखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कर दो, ये थर्ड शेल का इंफॉर्मेशन दे देगा। कितना आएगा आंसर, 18। 9 का, ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 9 दूनी 18। उसके बाद करो 4 का स्क्वायर, 16 2 जा 32। उसके बाद देखो 2 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा, 5 5 जा 25, और 25 2 जा 50। उसके बाद देखो 2 इंटू 6 करेंगे, क्या होगा आंसर, 36 2 जा 72। उसके बाद 7 का कर लेते हैं, 2 इंटू 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, 2 जा 98, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली अभी हम सिर्फ 7 के बारे में ही समझेंगे कि 7 शेल होती है। तो ये पहला शेल का हो गया, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, और ये सातवीं, ठीक है, सातवीं, ये सातवीं, ठीक है। तो टोटल शेल हमारे पास अब 7 शेल का इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब ये जो नंबर लिखा है ना यहां पर, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब पहले शेल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स में कितना रख सकता हूं, 2। दूसरे शेल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन में कितना रख सकता हूं, 8। ये मैक्सिमम है, मिनिमम का कोई टेंशन नहीं है, मिनिमम कितना भी रख सकते हैं। और तीसरे में कितना हो सकता है, 18 हो सकता है। चलो आओ फिर, अपने को अभी ज्यादा की गरज भी नहीं है। अपने पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 है, एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 11 11 बराबर है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे अपने को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, देखो सबसे पहले पहले वाले शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना फिल कर सकता हूं, 2, तो मैं 2 फिल कर देता हूं। 2 से कम अगर रहेगा तो मैं दूसरी वाली शेल में नहीं जा सकता, तो पहली शेल फुल कैपेसिटी से भरी रहेगी, तभी मैं अगली शेल में जंप मार सकता हूं, ठीक है। पहली वाली शेल फुल कैपेसिटी से भरी रहेगी, मतलब उसकी फुल कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अब तुम क्या बोलो, सर मैं इधर 1 रख दूं क्या, ऐसा नहीं होगा, इसको पूरा भरना पड़ेगा, फिर आगे जाएंगे। तो इसकी फुल कैपेसिटी कितनी है भाई, 2 की है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, अभी दिख रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां पर डाल दिया। अब मेरे पास कितने थे भाई, मेरे पास थे 11। 11 में से 2 गए, कितने बचे, 9 बचे। अब 9 बचे मेरे पास बचे हैं, और सेकंड में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। मेरे पास 9 है और सेकंड में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8, तो मैं 8 फिल कर सकता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 9 में से 8 गए, कितना बचा बेटा, 1 बचा। 9 में से 8 गए तो कितना बचा, 1 ही बचा। तो एक लास्ट में कितने आ सकते हैं, लास्ट की कैपेसिटी है 18। लेकिन एक बात और याद रखो, एक बात और अच्छे से याद रखो, लास्ट की कैपेसिटी 18 है, मेरे पास 18 नहीं है, मेरे पास कितना है, 1 ही है, तो मैं उसको 1 फिल कर देता हूं, ठीक है। क्या कितने कर देता हूं, 1 फिल कर देता हूं। और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि लास्ट शेल में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते, ये एक रूल है, उसको लिखो, नोटबुक में लिखो। लास्ट शेल में, ये जो लास्ट वाली शेल है, इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी आएगा ही नहीं। तो इसमें अपने को कितना है, कभी भी जितना भी इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उसमें 8 से ऊपर हो गया तो मतलब अपना सिस्टम रॉन्ग है, अपन ने जो भी कुछ किया गड़बड़ किया है, ठीक है, याद रखो ये बात, ठीक है। तो आपको कभी भी नहीं आएगा इधर 8 से ज्यादा, ठीक है। चलो अब यहां पे क्या किया मैंने, यहां पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया। कैसे किया भाई, वो तो बताओ सर, कैसे किया। तो पहले मैंने फिल कितना किया था,
पहले में फिल किया था 2, दूसरे में फिल कितना किया था 8, तीसरे में फिल कितना किया 1, तो 281 बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया था मैंने, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 11, यहाँ पे देखो 8 और 2 10 और 11 बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे चीजें सीखने को आसान हो जाए। चलो क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है कितना 17, मतलब प्रोटॉन्स कितना हो उसके पास 17 और इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया उसके पास 17, बराबर है। अब मुझे क्या बनाना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे नंबर याद है ना, पहले में मैक्सिमम कितना फिल कर सकता हूं 2 फिल कर सकता हूं। टोटल कितना था मेरे पास 17 था, 17 में से 2 गया कितना बचा 15। पहले में मैक्सिमम कितना फिल कर सकता हूँ 2, तो 2 गया। दूसरे में मैक्सिमम कितना फिल कर सकता हूँ, अगर अभी धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगा, दूसरे में मैक्सिमम 8 फिल कर सकता हूँ। इसको देखते रहो, दूसरे में मैक्सिमम में 8 फिल कर सकता हूं। मेरे पास है कितना 15 है, तो 8 फिल कर दो ना, और 8 माइनस भी कर दो, कितना बचेगा 7 बचेगा। तीसरे में किधर गया भाई, तीसरे में मैक्सिमम 18 फिल कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास कितना है 7 ही है। और मैंने ये भी बोला था कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में नहीं आएगा, तो ये उसका लास्ट शेल बन गया। अब इसको देखो जरा ध्यान से, 8 और 2 10 और 7 17, 17 मेरे पास इलेक्ट्रॉन थे, 17 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और लास्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आया। ये क्या बन गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आ गया है तो अब आपका काम बहुत आसान हो गया है, एकदम एकदम ईजी हो गया। क्या हो गया, अब हम लोग वैलेंसी वाले पार्ट पे आप आते हैं, वैलेंसी सीखने के लिए। चलो मैंने बोला था कि वैलेंसी अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है वैलेंसी, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। जैसे कि इस केस में देखोगे तो क्या आंसर आता है 1, ये लास्ट शेल है ना, लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है 1। यहां पर देखोगे लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है 7, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यहां पर चेक करते हैं कितना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 8, ये मैक्सिमम यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ये हैं तो वैलेंसी क्या होगी, ठीक है। वैलेंसी क्या होगी आओ देखते हैं। अगर 1 है तो क्या होगा, अगर 1 है तो आंसर क्या होगा, 1 है तो आंसर आएगा 1 ओनली। अगर 2 है तो, 2 है तो मुझे और क्या चाहिए, है ना। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 है तो वैलेंसी कितनी होगी 1। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अगर 2 है तो वैलेंसी कितनी होगी 2। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो वैलेंसी कितनी होगी 3। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अगर 4 है, अगर 4 है तो वैलेंसी कितनी होगी 4। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अगर 5 है तो यहां पे होगा थोड़ा सा चेंजेस। क्या चेंजेस आएगा, ये हो जाएगा 3। क्यों होगा मैं बताऊंगा। अगर 6 है तो, अगर 6 है तो ये हो जाएगा 2। अगर 7 है तो ये हो जाएगा 1। और अगर 8 है तो ये हो जाएगा 0। अब आपको लर्न करना बहुत आसान हो गया है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो वैलेंसी भी क्या होगी 1 2 3 4। देखो देखो, बस 5 के बाद आपको क्या करना है, यहां पे देखो 3 2 1। अब इसको भी समझना बहुत आसान है। 5 को बेसिकली 8 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें 3 ऐड करना पड़ेगा। 6 को 8 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 2 ऐड करना पड़ेगा। 7 को 8 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इन 5 को अपने को क्या करना है 8 बनाना है, तो क्या करोगे 5 में 3 ऐड करोगे वैलेंसी कितनी होगी 3। 6 में 2 ऐड करोगे वैलेंसी कितनी होगी 2। 7 में 1 ऐड करोगे वैलेंसी कितनी हो गई 1। 8 में क्या ऐड करोगे कि 8 बन जाए 0, ठीक है।
तो ये होगी वैलेंसी। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, वैलेंसी, और इसको लर्न भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या किया मैंने, सबसे पहले इसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वैलेंसी के लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर से आपको इलेक्ट्रॉन्स पता चलेंगे, उससे आप निकालोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिलेंगे आपको वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन से मिलेगी आपको वैलेंसी। ये था पूरा प्रोसेस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब वैलेंसी यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है बहुत सारे एलिमेंट्स की, आप यहाँ पर चेक कर, जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 1, तो वैलेंसी 1। ये टेबल आपको फिल करना है। ठीक है, लिथियम, अच्छा हीलियम का देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 2, तो वैलेंसी 0 दिखाया है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हीलियम एक एक्सेप्शन में आ जाए बेटा। हीलियम जो है ना, ये एक्सेप्शन में है। ये कहां, क्यों एक्सेप्शन में, बताता हूं। नोबल गैसेस का नाम सुना है? नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, आइडियल गैसेस, ये सब सुना होगा ना। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, या फिर आइडियल गैस, ये तो सुना होगा, बराबर है ना, आइडियल गैस। तो अगर आपने ये सब कुछ इनमें से कोई भी एक नाम सुना है, बेसिकली तीनों एक ही चीज है ना। आइडियल गैस बोलो, इनर्ट गैस बोलो, नोबल गैस बोलो, एक ही बात है। और ये होते क्या है, ये इनका नाम है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये सारे के सारे जो गैसेस हैं, ये सारी की सारी जो जितनी भी गैसेस हैं, इन गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन गैसेस को हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैसेस। ठीक है, इन गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो ये जो इनर्ट गैसेस होती है, ये जो इनर्ट गैसेस होती है, इनर्ट गैसेस किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। जब कोई किसी के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी उसकी, 0। इन सब की जो वैलेंसी होती है, इनकी वैलेंसी होती है 0। इसीलिए ये कहीं पर भी मिलेंगे तो 0 आपको दिख जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आगे भी बता देता हूं, यहां पे देखो, ये नियॉन है, किधर गया नियॉन। ठीक है, और कुछ है इसमें, हीलियम है, नियॉन है, बस आगे नहीं दिया है, बट ठीक है, नियॉन की वैलेंसी भी 0 ही आएगी। ठीक है, क्यों होगा मैं बताता हूं। नियॉन देखो, नियॉन 10 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8, बराबर, ये 10 हो गए। लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। जब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन 8 रहेंगे तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, सिंपल। चलो इसको फिल कर देते हैं। बेरिलियम 4 है, 2,2। ठीक है, उसके बाद वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। 2 है तो वैलेंसी भी 2 हो जाएगी। मैंने बोला ना, मैंने आपको ये बात याद दिलाई थी, फिर से बात दिला देता हूं। 1 2 3 4, ये जब भी होगा वैलेंसी हो जाएगी सेम। और 5 6 7 8, इसको बनाओ 8। 5 को कैसे बनाओगे, 8 3 से। 6 को कैसे बनाओगे, 8 2 से। 7 को कैसे बनाओगे, 1 ऐड करके। और 8 को कैसे करोगे, 0। बस ये सेम रखो, इसको 8 बना दो। ठीक है, बन गया, हो गया काम। देखो अब यहां पे आ जाओ, बोरॉन 5 है, 2,3, लास्ट में है 3। 3 है तो वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 3। चलो कार्बन कितना है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। अब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया, 4 और 2 6, तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 6 ही तो होगा। उसमें लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। तो 4 है तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 4। अब आ जाओ 7 पे, 7 में क्या होगा, 2,5 हो गया 7। लास्ट में है 5, 5 है तो 3 हो गया 3। यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स दिया 2,6, मतलब कितने हो गए टोटल, 8। 6 और 2 8 हुआ ना, लास्ट में कितने, 6। 6 हुआ तो उसको 8 बनाना पड़ेगा, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। बाकी का फिल करो। आ रहा मजा, है ना, सिंपल। बस एक बार ध्यान से लेक्चर देखो और कॉन्सेप्ट सीखो और आराम से करते बैठो, है ना। चिल मारना है अपने को, ज्यादा लोड लेना ही नहीं है। अब आ जाओ वेरिएबल वैलेंसी पे। ये कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी एक से ज्यादा वैलेंसी होती है। मोस्टली तो सबकी एक ही होती है, बट कुछ ऐसे हैं जिसकी एक से ज्यादा होती है। जैसे एग्जांपल के लिए कॉपर, मर्क्यूरी, आयरन, इनकी एक से ज्यादा वैलेंसी होती है। जैसे कि अगर आप कॉपर में देखें तो कॉपर की वैलेंसी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। मर्क्यूरी में 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। आयरन की 2 भी हो सकती है, 3 ये किस पे डिपेंड करता है, ये रिएक्शन पे डिपेंड करता है। जिस टाइप का रिएक्शन होगा उस टाइप की उस पर वैलेंसी नजर आती है। ठीक है, तो ये हमारे हाथ में नहीं होता है ना, ये रिएक्शन पे होता है। तो जैसा रिएक्शन होगा वैसी वैलेंसी हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, कई बार आयरन 3 वैलेंसी भी यूज करता है, कई बार आयरन 2 भी वैलेंसी यूज करता है। लेकिन इसको पढ़ते कैसे हैं? ये याद रखो, जब आयरन ने
अपनी दो वैलेंसी यूज की तो उसका नाम जब हम केमिकल फॉर्मूले में लिखते हैं तो अलग तरीके से लिखते हैं, और जब 3 यूज करेगा तो उसका नाम अलग हो जाएगा। जैसे जब आयरन 2 की वैलेंसी यूज करेगा तो उसको हम लिखते हैं फेरस, जैसे फेरस सल्फेट, फेरस, और भी कुछ नाम, जैसे हम लोग फेरस सल्फेट, फेरस और फेरस कार्बोनेट, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जब कार्बन हम सॉरी जब आयरन 3 की वैलेंसी यूज करेगा तो हम लोग उसको लिखेंगे फेरिक, जैसे फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आयरन ने अपनी वैलेंसी 3 यूज की है तो उसका जो नाम बनेगा, जो केमिकल नेम आता है ना, कंपाउंड का केमिकल नेम, जैसे कि कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, तो यहाँ हम लोग आयरन तो नहीं लिखते है ना, आयरन तो उसका नाम हो गया, बट एक्चुअली जो नाम आएगा वो चेंज कैसे होता है, फेरस या फेरिक में हो जाएगा। अगर वैलेंसी 2 है, अगर वैलेंसी 2 है तो क्या हो जाएगा, फेरस, और वैलेंसी 3 है तो बन जाएगा फेरिक, जैसे फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, एक एग्जाम्पल समझो, जैसे ये आयरन है, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा दो तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी भी 2 होती है। ठीक है, ये तो मैं, ये आप सीख लेना, अभी आपको मैंने सिखाया तो आप देखना। आयरन की वैलेंसी अगर मैं 2 यूज कर रहा हूँ और ऑक्सीजन की तो 2 होती ही है। कैसे 2 होती है, देखो, एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होगा, लास्ट में 6 है, तो 6 को 8 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, यही इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। तो अब देखा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, आयरन की 2। अब इसको हम करते हैं क्रिस क्रॉस, ये केमिकल फॉर्मूला बनेगा। अब केमिकल फॉर्मूले में क्रिस क्रॉस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, Fe की वैलेंसी 2 हो जाएगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2। अब ये दोनों सेम सेम है तो सेम सेम हम लिखते नहीं, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा FeO। अब यहां पर आयरन की वैलेंसी 2 थी तो ये इसको कहलाएंगे फेरस ऑक्साइड, इसको बोलेंगे फेरस ऑक्साइड। और एक और चीज आपको बताता हूं, एक सेकंड रुको, देखो, और एक चीज दिखाता हूं आपको, ये है हमारा आयरन। अगर आयरन वैलेंसी यूज करेगा 3 तो क्या होगा, देखो, Fe यूज करता है 3 और ऑक्सीजन यूज करता है 2, और इसको करते अपन क्रिस क्रॉस तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Fe2O3। अब ये बन गया फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो जब कोई भी एलिमेंट अपनी पहली यानी छोटी वाली जो वैलेंसी होती है जब उसको यूज करेगा तो वो फेरस बनेगा, जब बड़ी वाली यूज करेगा तो फेरिक, सॉरी बड़ी वाली, अगर मैं इन जनरल बोल रहा हूं कि कोई भी एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, किसी भी एलिमेंट की बात करूं, तो उसमें आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा AOUS और IC इक, अस और इक। जैसे आयरन में फेरस और फेरिक, यहां पे कॉपर है तो क्यूप्रस क्यूप्रिक, मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। ठीक है, तो ये जब छोटी वैलेंसी होगी है ना, ये वाला हम जो लिखते हैं जब छोटी वाली होती है, छोटी 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 वैलेंसी, और ये कब लिखेंगे, जब बड़ी वैलेंसी यूज होगी। ठीक है, जैसे फेरिक बड़ी हो गई, फेरिक में यहाँ पे 3 आ जाता है और फेरस में 2 आएगा। इसी तरीके से मर्क्यूरस है, मर्क्यूरिक है, क्यूप्रस है, क्यूप्रिक है। ठीक है, ये है, इनको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। जब कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसी यूज करेगा तो ऐसा कुछ केस होता है। ठीक है, अस एक, ओके। रेडिकल्स, रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स आपने आयंस का नाम सुना होगा। ठीक है, आयंस का नाम सुना होगा। आयंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या होता है, जिनके ऊपर चार्ज हो। अब आप बोलोगे सर चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज हो, ये क्या बोल रहे हो, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको लेता हूं Na और Cl, ये होता है हमारे घर में जो नमक होता है ना, नमक, सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं, घर में जो नमक होता है उसको NaCl बोलते हैं। अब बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, अभी ये NaCl बना कैसे, NaCl बना कैसे, Na एक एटम था, Cl एक एटम था, Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 281 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 287, अभी हमने सीखा लेक्चर में पीछे। ठीक है, उसको आप देख लेना। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इससे क्या होता है, ये जो अपना एक इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, इनको डोनेट कर देते हैं। इनको डोनेट करने से क्या होता है, ये बन जाता है 2,8, ये बन जाते हैं 2,8,8। इससे क्या होता है, इससे आप ध्यान से समझो, इनिशियली क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, जैसे सोडियम था मेरे पास, सोडियम के पास एटॉमिक नंबर 11 बराबर है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी 11 और प्रोटॉन्स भी 11 बराबर है, और क्लोरीन था, उसका एटॉमिक नंबर 17, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी 17 और प्रोटॉन्स भी 17 बराबर है ना, ये तो हमने सीखा था। अब अगर मुझे ये पता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन्स भी 11 प्रोटॉन्स भी 11, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन्स भी 11 प्रोटॉन्स भी 11 सॉरी 17,
तो अब यहां पर एक बात समझ में आती है कि अगर ये दोनों का चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, चार्ज सेम का मतलब क्या होता है बेटा? चार्ज सेम मतलब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेम है तो फिर तो इंपैक्ट किसी का भी नहीं आएगा। तो ये एटम इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि यहां पे आप देखो चार्ज कैसा है, दोनों का चार्ज कैसा है? सेम है। इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, प्रोटॉन्स भी सेम है। अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन सेम होंगे तो क्या होगा? चार्ज सेम हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन गया। लेकिन होता क्या है, अब मैंने यहां पे देखो, यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन उड़ के उधर गया। क्यों गया? क्योंकि इसको स्टेबल होना था, रिएक्शन करना था। रिएक्शन करने के बाद क्या हुआ? देखो प्रोटॉन तो किसी चीज में पार्टिसिपेट करता नहीं, तो प्रोटॉन्स यहां पर कितने रह जाएंगे? वो तो पहले जितने थे उतने ही रहेंगे, 11। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एक कम हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? अब 10 हो गया। अब बताओ इसके ऊपर चार्ज कौन सा ज्यादा है? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या नेगेटिव चार्ज ज्यादा है? ऑब्वियसली आप देखोगे कि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये जो Na बनेगा यहां पर, ये जो Na बनेगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहां पे जो Cl है, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिया, तो इसके पास पहले प्रोटॉन कितने थे? 17। उसमें कोई चेंजेस तो होगा नहीं, बट इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? एक एक्सेप्ट एक्स्ट्रा कर लिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18। मतलब इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में कंपैरिजन करेंगे तो 18 हो गया है नेगेटिव चार्ज, तो Cl क्या हो जाएगा? अब नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से समझ में क्या आया, ये जो हमारे पास ये जो चार्जेस आपको दिख रहे हैं, इनको कहते हैं चार्ज पार्टिकल, या इसको कहते हैं आयंस, या इसको कहते हैं रेडिकल्स। यही चार्ज कुछ चीज को हम क्या कहते हैं? रेडिकल्स, आयंस ऐसे कह सकते हैं। तो आयंस बेसिकली कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो होते हैं कैटायन और एक होते हैं एनायन, ठीक है। जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, उसको कहते हैं कैटायन। जैसे कि यहाँ पे Na प्लस है, Na प्लस ये क्या हो जाएगा? हमारा कैटायन हो जाएगा, जैसे Na प्लस, ठीक है। और एनायंस क्या होते हैं? जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जैसे Cl माइनस, ठीक है, इसको बोलते हैं कैटायन। अब रेडिकल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। रेडिकल्स क्या होते हैं? दो प्रकार के, एक बेसिक और एक एसिडिक। तो जो कैटायंस होते हैं उनको हम बेसिक रेडिकल्स कहते हैं, बेसिक रेडिकल्स, ठीक है। तो रेडिकल्स बेसिकली क्या होते हैं? आयंस ही होते हैं, ठीक है, बेसिक रेडिकल्स। और जो एनायन होंगे उनको हम कहेंगे एसिडिक रेडिकल्स। क्या बोलेंगे? एसिडिक रेडिकल्स, ठीक है। आई बात समझ में? ये है डिफरेंस। तो रेडिकल्स क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज पार्टिकल जैसे आयंस होते हैं उसी तरीके होते हैं। अब इसमें कैटायन एनायन होते हैं, आयंस के दो प्रकार। तो जो कैटायंस होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, जो एनायन होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होंगे। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो बेसिक रेडिकल्स बनाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो एसिडिक रेडिकल्स बनाएगा। इसको रेडिकल्स कहते हैं बेटा, ठीक है। ओके, अब ये है लास्ट पार्ट जिसको हम कहते हैं केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। अभी तक मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कई बार, बट इस बार हम इसको थोड़ा डिटेल में सीखेंगे। जैसे मान लेते हैं मेरे पास है H2O, जैसे मान लेते हैं मेरे पास है Na और Cl। मैं H और O लिख देता हूं यहाँ पे, H and O। जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास है HSO4। अब आपने सुना है कि इससे हम केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? मान लेते हैं कि मेरे पास, जैसे अभी मैंने लिखा था H2O, मुझे ये चेक करना है ये केमिकल फॉर्मूला सही है या नहीं है। ये केमिकल फॉर्मूला सही भी है या नहीं है, चेक करते हैं। या मैं ऐसा कर देता हूं, चलो इसको लिख देते हैं H3O लिख देता हूं, और मुझे देखना है कि ये फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला सही है या नहीं। इससे हम उल्टा सीखेंगे, पहले बनाएंगे नहीं, पहले हम उसको उल्टा देखेंगे कि ये वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर वेरिफिकेशन में ये पास हो गया तो अपने को बात समझ में आ जाएगी। कैसे करते हैं उसको वेरीफाई? देखो, सबसे पहले हम लेंगे हाइड्रोजन, और यहां पे क्या लिया हमने? ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पर नंबर नहीं लेना, 3 4 नहीं लेना, बस एलिमेंट लेना है। तो H है और O है, तो 2 एलिमेंट ले लिया। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है बेटा 1, इसलिए मैं कह रहा था वैलेंसी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। इसको हम क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस करेंगे कुछ ऐसे। जब इसको हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? ये 2 उधर चला जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा। मतलब क्या होगा? ये H के पास क्या चला जाएगा? 2, और ये 1 के पास क्या आ जाएगा? O के पास आ जाएगा 1। अब 1 तो हम लिखते नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? H2O। हमने क्या देखा था कि हमारे पास फॉर्मूला क्या? H3O। मतलब ये फॉर्मूला गलत है, सही फॉर्मूला क्या होना चाहिए? H2O।
इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो कि सही फॉर्मूला कौन सा है और गलत फॉर्मूला कौन सा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं NaCl की, मान लेते हैं यहाँ पे NaCl, क्या ये फॉर्मूला सही है? आओ चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले एलिमेंट्स लिखेंगे। Na लिखा, Cl लिखा। अब Na की वैलेंसी होती है 1, अभी हमने चेक किया इसके पहले। यहाँ पे देखो किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, ये गया है ना। Na की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसका मतलब इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। सिंपल सी बात है ना। इसलिए इस लेक्चर में जो डाल दिया ना मैंने वो सब कुछ है कंप्लीट। और Cl की वैलेंसी भी होती है 1, ठीक है। ये हो जाएगा क्रिस क्रॉस कुछ ऐसे। Cl की वैलेंसी 1 कैसे होगी मैंने आपको बताया वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों चीजें हैं, ठीक है, ये भी 1 ये भी 1। क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा Na1 Cl1। अब दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये, है ना। तो क्या बन जाएगा NaCl। यह फॉर्मूला सही है, बिल्कुल सही है। अब यहां तक तो बात ठीक है, ये तो सब बच्चे भी कर लेते, छोटे बच्चे भी करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम कब आती है पता है क्या? प्रॉब्लम तब आती है जब आपको ऐसा कुछ फॉर्मूला आता है H2SO4 HNO3। अब फंस कब जाते हो पता है क्या तुम? अब फंसोगे तुम। देखो कैसे फंसोगे। यहां से मैंने लिया हाइड्रोजन, यहां से लेंगे SO4, ये दोनों को मिलने से ही क्या बना है, ये फॉर्मूला बना है H और SO4 से। अब आप बोलोगे सर S और O को अलग अलग नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हाइड्रोजन और SO4 के मिलने से बना है। इसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक, जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, ऐसा आयन, ठीक है। अभी तक आपने आयंस कैसे देखा था? Na+Cl-, क्या था उसमें? एक सिंगल एटम था। यहां पे क्या है? यहां पे एक से ज्यादा एटम आ गए, ऐसा आयन बना, उसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। जैसे SO4, जैसे NO3, ये। अब आपको पता है यार Cl की वैलेंसी तो मैं निकाल सकता हूं यार, मैं Na की वैलेंसी तो निकाल, इसकी वैलेंसी कैसे निकालूंगा? ये तो मैंने कभी सीखा नहीं, कैसे करेंगे? ये है कंफ्यूजन। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 है, ये तो मुझे पता है, बट सल्फर, ये SO4 की वैलेंसी कहां से निकालेंगे? तो इसके के लिए यहां पर एक टेबल मैं आपके लिए लाया हूं, ये है वो टेबल। इस टेबल को ध्यान से देखो। तो यहाँ पे जो पॉली एटॉमिक आयंस है उनकी वैलेंसी दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे SO4 है, उसको हम सल्फेट कहेंगे। अब SO4 के ऊपर देखो 2 लिखा हुआ, 2-, यहाँ पे भी 2-, ठीक है, यहाँ पे 2-। ये जो 2- वाला पार्ट है बेसिकली, जहाँ पे 2- ऊपर लिखा हुआ है, या 1- सिर्फ ओनली माइनस लिखा हुआ है, जहाँ पे सिर्फ माइनस है मतलब उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। जहाँ पे 2- है उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। जहाँ पे 3- है उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जब प्लस है, एक प्लस है उसकी वैलेंसी 1, ठीक है। 2+ है तो वैलेंसी 2। ऐसे ही जब 3+ होगा कहीं पर, ये 3+ है तो वैलेंसी होगी 3। तो ये 1 वाले हैं पूरे, ठीक है, ये 2 वाले हैं पूरे, और ये पूरे के पूरे 3 वाले हैं, और नीचे 4 वाले हैं। ये नीचे वाले जो है ये 4 वाले हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 1 वाले हैं, ठीक है, ये 1, ये 2, फिर 3 ना, इस तरह से गया। तो अब यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया SO4 है ना, ये SO4 है, ये देखो SO4 में -2 लिखा हुआ है। आपकी टेक्स्ट बुक में आपको क्लियरली दिखेगा, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा ब्लर दिखे, पर आपकी टेक्स्ट बुक में आपको दिखेगा ये क्लियरली। तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी होगी 2, बराबर है। -2 + 2 वो नहीं, हमें सिर्फ नंबर लिखना है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अगेन क्रिस क्रॉस करेंगे। कैसे करेंगे? ये 2 उधर चला जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा H2SO4। अभी SO4 एक टर्म है पूरा, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख के 1 लिख देते हैं। अब 1 तो हम लिखते नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे H2SO4। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई और नंबर आता ना, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं कि मान लो यहाँ पे SO4 आता और इसकी 1 की जगह पे 2 आता है, तो ये 42 हो जाता, तो ये गड़बड़ हो जाता, इसलिए हमें एक ब्रैकेट चाहिए रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, 1 हम लिखते नहीं है, तो SO4 को एज इट इज छोड़ सकते हैं, वरना आप इसको ब्रैकेट भी करोगे तो गलत नहीं है, ठीक है, ऐसे। ओके, तो कैसे ये लिखना है? ऐसी HNO3 का देख लेते हैं, ठीक है। तो H की वैलेंसी कितनी होती है 1, NO3 की वैलेंसी कितनी होती है, इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है NO3, कहीं दिख रहा है आपको? NO3 देखो, NO3 ये रहा NO3, वैलेंसी कितनी है 1, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, तो क्या हो जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, तो H के पास जाएगा 1 और NO3 के पास भी जाना चाहिए 1। अब 1 के आगे में 3 के आगे 1 लिखूंगा 31 हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट लगा के 1 लिखना पड़ेगा। ओके, अब 1 तो ऑब्वियसली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा HNO3, ठीक है। ये फॉर्मूला बना। तो जब पॉली एटॉमिक आयंस आएंगे, दिस इज द वे, यही तरीका है।
यहां तक मैंने वो सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो आपको नाइन्थ में, टेंथ में, इलेवेंथ में जरूरी है। इसमें कहीं भी कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में जाना, बिंदास बताना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो हमारा चैप्टर था यहाँ पे हो जाता है एंड, ठीक है। ये चैप्टर बेटा क्या हो जाता है यहाँ पर हो जाता है एंड। और हमने इस तरह से पहला चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, पूरे कॉन्सेप्ट। कहीं पे कंफ्यूजन हो उस पार्ट को एक दो बार वापस रिपीट करके देखना, ठीक है। कहीं पे कंफ्यूजन हो उस पार्ट को वापस रिपीट करके देखना। कई बार एक बार में समझ में नहीं आता, आप बोलोगे ऐसा समझ में नहीं आया, तो रिपीट करके देखो, एक बार, दो बार, तीन बार। और मैं चाहता हूं कि आप इस लेक्चर को, इसके अलावा हमने इसका पार्ट मतलब इसी लेक्चर को हमने पार्ट वाइज भी रखा है यथार्थ 1.0 में, वो भी फ्री में अवेलेबल है। अगर आपको वन शॉट के लेक्चर्स बहुत डिफिकल्ट जा रहे हैं, बहुत ज्यादा देखने नहीं हो रहा है, तो आप वो वाले लेक्चर देख सकते हैं, उसमें वन वन पार्ट में किया। बट यहाँ पे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा वन शॉट में, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो जैसा भी लगा मुझे बताना, और कोई डाउट है तो पूछना, है ना। मैं तो यही हूँ जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा, आपके साथ रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय।